AI is not a स्वप्न सुंदरी। AI तो एक बहुत बड़ा राक्षस है। आप AI से बात कर रहे हैं, AI उसी डेटा का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को ट्रेन करता जा रहा है। हम सब लोग गिनी पिग्स बन गए हैं। 17 साल का लड़का था और उसको डिप्रेशन हुआ, वो AI के पास गया कि साहब मुझे डिप्रेशन है, मुझे इलाज बताइए। तो AI ने कहा कि नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा इलाज है कि तुम्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए। एक बार ये आपके कंट्रोल से बाहर चला गया तो AI कैन इवन बी ब्लैकमेलिंग। हाल ही में AI के एक नया मॉडल लॉन्च हुआ। AI रिसर्चर उस पर काम कर रहा था लेकिन शट डाउन नहीं किया। तो AI रिसर्चर को बहुत गुस्सा आया, उसने बहुत खरी खोटी सुनी। प्रोग्राम ने कहा रुक जाओ, इतना गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, आपका अफेयर इस लेडी के साथ चल रहा है, ये मुझे मालूम है। ज्यादा शोर मचाया, इस पूरी अफेयर के बारे में सारे कॉन्टैक्ट्स को मैं बता दूं। इस सोशल लॉजिकल रेवोल्यूशन को मैं कहता हूँ द ग्रेट इंडियन वोमिटिंग रेवोल्यूशन। डार्कनेट में एग्जैक्टली होता क्या क्या है? डार्कनेट पर आप किसी सर्च इंजन के माध्यम से नहीं जा सकते। आपको एक विशिष्ट प्रकार का ब्राउजर लेना होता है। वो एक नए प्रकार की दुनिया है डार्कनेट की। इट्स रफली अबाउट 500 टाइम्स द साइज ऑफ द सुपरफिशियल नेट। ये दौर है गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम का। एक फंडे क्लियर होने चाहिए कि बॉस सबका नंबर आएगा। इनफैक्ट आज साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा शातिर हो गए। एक व्यक्ति आया, सर हम एंटरप्राइज में काम करते हैं, हम साइबर क्राइम लड़ते नहीं हैं, हम साइबर क्राइम करते हैं। मैंने सवाल पूछा, अच्छा ये बताएं कितने पैसे कमाते हैं पर मंथ? 30 से 35 करोड़ रुपए। पवन दुग्गल दुनिया के लीडिंग साइबर लॉ एक्सपर्ट्स में से एक, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं जो पिछले 2 डेकेड से साइबर लॉ, साइबर क्राइम, साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉ पर ग्लोबल डिस्कोर्स को शेप कर रहे हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑन साइबर सिक्योरिटी लॉ के चेयरमैन और ICCCC के कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर के रूप में उनका काम दुनिया भर में पॉलिसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस और डिजिटल गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करता है। फादर अपनी बच्ची को गेट पे छोड़ते हैं, टैक्सी में छोड़ते हैं, उन्हें कॉल आता है कि साहब आपकी बच्ची को हमने किडनैप कर दिया है, 15 मिनट में 15 लाख रुपए देने होंगे। स्कूल प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि साहब आप क्या बात कर रहे हैं, सुबह से आपकी बच्ची हमारे साथ स्कूल में मौजूद है। AI प्रोवाइड करने वाली कंपनीज भी उतनी ही ज्यादा चालाक हैं, चाहे वो ChatGPT हो, जेमिनी हो। एक बात कहता है, जो डेटा आप मेरे AI पर डाल रहे हैं वो पब्लिक डेटा होगा। तो अगर कानून का उल्लंघन करता है आपका ये जनरेटेड AI कंटेंट, तो उसकी जिम्मेवार भी आप होंगे, यानी कि जेल भी आपको हो सकती है। इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। I call it the trend of cognitive colonialism। क्यों? लोग अपनी दिमाग पर जोर नहीं डाल रहे हैं, सब कुछ AI पर रिलाई कर रहे हैं। पॉर्न एग्जैक्टली होता क्या है सर? भारतवर्ष में आज AI चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट जनरेट होना शुरू हो गया है। आपके व्हाट्सएप पर कुछ अडल्ट जोक आया, आपने पटाख से उसको फॉरवर्ड कर दिया। द मोमेंट आपने फॉरवर्ड किया, आपने ऑफेंस कर दिया सेक्शन 67 IT एक्ट में, जिसमें 3 साल की सजा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। जो भारत का लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें डीप फेक का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल हुआ। अगर आपने कुछ कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, इस फोन को या तो कमरे के बाहर रखो ताकि ये सुन ना पाए। ये फोन हमें कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं। कई बार हम कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं और वहाँ पर एक पॉपअप आता है कि एक्सेप्ट कुकीज एक्सेप्ट करने के साथ ही आपके सिस्टम में छोटे प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो कॉन्स्टेंटली आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। ये लड़की है, ये करीबन सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ती है। उनके कॉलेज में उसका पोर्नोग्राफिक वीडियो चालू हो गया। किसी कॉलेज के ग्रुप के साथ बहस हुई थी, वो AI पर जाते हैं, इसका एक कंप्लीटली डीप फेक पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाते हैं। लॉ और टेक्नोलॉजी पर 200 से ज्यादा किताबों की लेखक के तौर पर उनकी इनसाइट्स डिजिटल लॉ के फ्यूचर को डिफाइन कर रही है। हम बॉडी टू बीइंग में बहुत वार्मली स्वागत करते हैं श्री पवन दुग्गल जी का। ये फोन जो है ये लिसनिंग डिवाइसेस हैं। बहुत सारे ऐप्स तो आपके पर्सनल डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आपने कुछ कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, इस फोन को या तो कमरे के बाहर रखो या आपसे 12 मीटर दूर रखो ताकि ये सुन ना पाए। मैं तो कहता हूं कि अगर आप अपनी प्राइवेसी पर ज्यादा फोकस रखते हैं तो जो फीचर फोन होता है ना, वो सबसे बढ़िया फोन हो। क्यों? नॉन स्मार्टफोन जिसका काम सिर्फ फोन करना है, वो फोन सबसे ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो एक ही फंक्शन करता है फोन का। पैसे बिल्कुल नहीं देने हैं, थंब रूल है। पैसा देना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि रेकरेंट आपने एक दरवाजा खोल दिया। नंबर 1 आपने कंफर्म कर दिया कि साहब मेरे पास पैसे हैं। नंबर 2 कंफर्म कर दिया मैं पैसे देने की क्षमता रखता हूं। और नंबर 3 कंफर्म कर दिया आज तो पैसे दे रहा हूं, अगली बार भी मांगोगे तो अगली बार भी दूंगा। ये तीनों सिग्नल्स बहुत गलत सिग्नल्स हैं जो आपको साइबर क्रिमिनल्स को नहीं देने। जो पिछला इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ था उसका सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट था डीप फेक। मैं जब फोटो कॉपी करने जा रहा हूं वहां पर मैं अपने आधार की फोटो कॉपी छोड़ के नहीं आ रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो आधार की जो फोटो कॉपी कर रहा है वो किन किन साइबर क्रिमिनल्स को बेचेगा और वो साइबर क्रिमिनल्स मेरे आधार का कहां मिसयूज करेंगे। कई सारी एप्स होती हैं, उनमें एक पॉपअप आता है इनेबल GPS लोकेशन। क्या वो सेफ है इनेबल करना? बिल्कुल सेफ नहीं है GPS लोकेशन इनेबल करना। आपने नोटिस किया होगा कि 1 मिनट आप अपने दोस्त के साथ इडली के बारे में बात कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त आपको एक इडली बैटर की ऐड दिख रही है। आप पहली बार किसी शॉपिंग वेबसाइट पे जा रहे हैं, नो लॉग इन नो साइन अप,
बस प्रोडक्ट ऐड किया, चेकआउट दबाया और आपका पूरा एड्रेस ऑलरेडी फिल्ड इन है। आज साइबर अटैक से बिना एक गोली चलाए पूरी कंट्री को घुटनों पर ला सकता है। इजराइल ने ईरान पे एक साइबर अटैक किया जो उस कंट्री को कई साल पीछे ले गया, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को 10 से 15 साल पीछे ले गया। और एक सिंपल क्यूआर कोड आपके हजारों लाखों पैसा चुरा सकता है। और एक आम बैंक अकाउंट कैसे मल्टी स्टेट साइबर फ्रॉड ऑपरेशन का हिस्सा बन सकता है। साइबर क्राइम कोई छोटा मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल क्राइसिस बन रहा है। और इसके बारे में आज हमारे साथ बात करेंगे एक बहुत ही दिग्गज लॉयर जिन्होंने डेकेड्स स्पेंड करे हैं साइबर लॉ पे। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। नमस्कारम डॉक्टर पवन दुग्गल। नमस्कार। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द बॉडी टू बीइंग। तो मैं हाल ही में पढ़ रही थी कि हर एक मिनट कोई ना कोई डिजिटल स्कैम का शिकार बन रहा है इंडिया में। और पिछले साल करीबन इंडिया लॉस्ट ऑलमोस्ट 22,000 करोड़ रुपीस टू साइबर स्कैम। तो ये एक बहुत ही बड़ा मसला है। आज के पॉडकास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके के साइबर क्राइम्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो लोगों को साइबर क्राइम से प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई अगर तो अपने आप को साइबर क्राइम में फंसा हुआ देखे तो वो कैसे अपने आप को एक्सट्रिकेट कर सकता है। कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो लोग करते हैं जो उनको साइबर क्राइम का शिकार बनाते हैं। सबसे पहली बात, हम एक नए दौर में कदम रख चुके हैं। ये दौर है गोल्डन एज ऑफ साइबर क्राइम का। यानी कि जब साइबर क्राइम का स्वर्णिम युग आ चुका है तो एक फंडे क्लियर होने चाहिए कि बॉस सबका नंबर आएगा, आपका भी, मेरा भी, हम सबका। जितनी जल्दी हम साइबर क्राइम की विभिन्न बारीकियों को, उसकी न्यूआंसेस, मैनिफेस्टेशंस को समझ लें उतना अच्छा है। कई बार लोगों की जब मैं केसेस डील करता हूँ तो मुझे कई बार काफ़ी हद तक एक स्टनिंग सी फीलिंग का आभास होता है। ये फादर हैं, बेंगलोर में रहते हैं, 7 साल की उनकी बच्ची है, स्कूल जाती है। अब स्कूल की टैक्सी घर के गेट से लेती है उन्हें। सो हर सुबह फादर अपनी बच्ची को गेट पे छोड़ते हैं, टैक्सी में छोड़ते हैं, फिर तैयार होते हैं। एक दिन जब वो हो रहे होते हैं तो उन्हें कॉल आता है कि साहब आपकी बच्ची को हमने किडनैप कर दिया है और अगर आप चाहते हैं कि हम उसकी जान बख्श दें तो 15 मिनट में 15 लाख रुपए देने होंगे। अब ये एक आईटी प्रोफेशनल है, समझते हैं इस तरह की कॉल्स आती हैं। ही सेज आई डोंट बिलीव यू, मेरी बेटी से बात कराओ। बेटी से बात कराते हैं। बेटी चिल्ला रही है, बिल्ला के बोल रही है, फादर, पिताजी मुझे सेव करें, मुझे मार देंगे। जब ये कन्विंस हो जाते हैं कि साहब मेरी बेटी आज अब डेंजर में आ गई है तो वो निगोशिएट करते हैं किडनैपर से कि भाई मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं सैलरीड आदमी हूँ। किडनैपर टस से मस नहीं होता। जब 13 मिनट हो जाते हैं और उन्हें पता लगता है कि 2 मिनट बाद मेरी बेटी को मार देंगे तो वो डिसाइड करते हैं कि वो 15 लाख रुपए देते हैं। 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र हो जाते हैं। उसके तत्पश्चात लड़की से दोबारा बात होती है। लड़की थोड़ी रिलैक्स्ड है बट कहती है मुझे जल्दी ले जाओ यहाँ से। एक लोकेशन डिसाइड होती है और लोकेशन डिसाइड होने के बाद हस्बैंड वाइफ दोनों गाड़ी में बैठते हैं और बहुत तेज़ रफ्तार से लोकेशन की तरफ ड्राइव करते हैं। जब आप ड्राइव कर रहे हैं, फादर हैं, आपको लगता है हुआ क्या है और मेरे साथ ऐसा क्यों, आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा। तो वो स्कूल के प्रिंसिपल को कॉल करते हैं इन्फॉर्म करने के लिए कि साहब मेरे साथ ऐसा हुआ है और उनके साथ ना हो। वहाँ स्कूल प्रिंसिपल उन्हें बताता है कि साहब आप क्या बात कर रहे हैं, सुबह से आपकी बच्ची हमारे साथ स्कूल में मौजूद है। तब पहली बार इस व्यक्ति को आभास होता है कि बॉस मैं तो एक क्राइम का शिकार हो गया हूँ। यानी कि आज साइबर क्रिमिनल्स इतने शातिर हो चुके हैं कि बच्ची की उन्होंने वॉइस सिर्फ सैंपल लिया और वॉइस सैंपल के आधार पर एआई से इतना जेन्युइन कंटेंट जनरेट किया कि फादर भी बिल्कुल ड्यूप हो गए और 15 लाख रुपए गवा दिए। अब इस तरह की चीज़ आज मुझे लगता है बहुत कॉमन होती जा रही है। मेरे पास अब केसेस आए हैं खारी बावली का, दिल्ली का एक बहुत पुरानी दिल्ली का ट्रेडिंग इलाका है, वहाँ पर बहुत ट्रेडिंग होती है और बहुत सी ट्रेडिंग कैश में भी होती है। तो एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनर एक दुकान पे बैठता है, दूसरा फील्ड में होता है। जो दुकान पे बैठता है उसे एक वीडियो मैसेज आता है दूसरे पार्टनर का कि भाई फलां बिल्डर को 5 लाख रुपए देने हैं। तो वो समझ लेता है, 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता है। शाम को जब मिलते हैं और कंसिलिएशन हो रहा होता है अकाउंट्स का, तो दूसरा पार्टनर कहता है मैंने तो तुम्हें कभी वीडियो भेजा नहीं,
तब जब वो वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वीडियो भी एआई के द्वारा डीप फेक वीडियो है और 5 लाख रुपए चले गए। अब इस तरह की चीज़ें लगातार होती जा रही हैं। ये तो हो रहे हैं आपको टारगेट करने के लिए। तो पहली बात, ज़रूरी नहीं है कि आप रश्मिका मंदाना हो, आप कटरीना कैफ हो या आलिया भट्ट हो तभी आपका डीप फेक बनेगा। आज हर व्यक्ति का डीप फेक बनता है, बन सकता है और बनाने में मुफ्त का कॉस्ट लगती है क्योंकि बहुत से फ्री टूल्स उपलब्ध हो गए हैं। तो सबसे पहली बात तो अब हमें समझना होगा कि हम उस दौर में आ चुके हैं जहाँ पे ट्रेडिशनल साइबर क्राइम खुद परिवर्तित हो रहा है एंड इट्स नाउ इवॉल्विंग इटसेल्फ इनटू अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइबर क्राइम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्राइम। इनफैक्ट आज साइबर क्रिमिनल्स बहुत ज़्यादा शातिर हो गए। मैं किसी कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था, की नोट के लिए बुलाया उन्होंने, लंच से पहले की नोट था, मैंने की नोट दिया, उसके बाद लंच हो गया, तो हम लंच खाने लग गए, अलग अलग लोग आके मिले, बात करने लगे। एक व्यक्ति आया, उसने कहा सर मुझे आपका कार्ड चाहिए। मैंने कहा लीजिए कार्ड लीजिए। अच्छा बात शुरू हुई कि अच्छा आप क्या करते हैं? सर हम एंटरप्राइज में काम करते हैं। फिर मैंने पूछा कौन सी एंटरप्राइज में? तो उन्होंने कहा साइबर क्राइम एंटरप्राइज में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं कहा बहुत बढ़िया, आप हमारी मदद कर रहे हैं साइबर क्राइम को लड़ने के लिए। ही सेज नहीं सर हम साइबर क्राइम लड़ते नहीं हैं, हम साइबर क्राइम करते हैं। ओके, तो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हुई, आगे बात हुई। सो मैंने कहा अच्छा आप बताइए कितने आप लोग हैं? ज़्यादा नहीं, हम 5-6 लोग हैं। ओके, क्या करते हैं? सर अपने हाथ से काम नहीं करते, एआई से काम करवाते हैं और एआई से साइबर क्राइम करवाते हैं। क्यों कराते हैं? सर हम नहीं चाहते कि पुलिस हम तक पहुँचे, हमको पकड़े, तो हम अपने इलेक्ट्रॉनिक पॉजिशन लगातार एआई के द्वारा मिटाते चलते जाते हैं। और फाइनली मैंने सवाल पूछा, अच्छा ये बताएं कितने पैसे कमाते हैं हम पर मंथ? इसे सर नॉर्मली वेरी करता है बट 30 से 35 करोड़ रुपए पर मंथ हम कमा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर इतने छोटी सी एंटरप्राइज, 5-6 लोगों की एंटरप्राइज 30 से 35 करोड़ रुपए प्रति माह कमा सकता है, तो आपको अंदाज़ा लगना होगा कि हम कहाँ खड़े कहाँ हैं। एक्चुअली एज अ नेशन वी आर ब्लीडिंग। वाई? बिकॉज साइबर क्रिमिनल्स आर ब्लीडिंग एवरीबडी टू इकोनॉमिक लॉस। आज साइबर क्रिमिनल्स वो पुराने ज़माने के साइबर क्रिमिनल्स नहीं हैं कि उन्होंने आपको अपनी टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी दिखानी है। आज साइबर क्रिमिनल्स हैं वो लोग जो बहुत फोकस्ड हैं, जिन्हें पैसा निकालना है आपसे या डेटा निकालना है, क्योंकि आपका डेटा भी अल्टीमेटली बेचना है, खरीद फरोख्त करनी है और उसके तत्पश्चात उससे पैसे निकालने हैं। तो आज हम ऑलरेडी डेटा इकोनॉमी एज में आ चुके हैं। When data is the new oil, so in a scenario like this, our data becomes the foremost target by cyber criminals. And mind you, cyber criminals are constantly thinking on their feet. अगर आप सोचते हैं कि हम ट्रेडिशनल साइबर क्राइम ही करेंगे ये साइबर क्रिमिनल्स, तो आप गलत सोचते हैं। ये लगातार टेक्नोलॉजी को बहुत तेज़ रफ्तार से अडॉप्ट कर रहे हैं और अब तो भोले भाले लोगों को भी टारगेट कर रहे हैं जिनका ताल्लुक कहीं दूर दूर से गैर कानूनी गतिविधियों के लिए नहीं है, उनके साथ भी। मेरे पास हाल ही में केस आया जहाँ पर ये लड़की है, ये करीबन सेकेंड ईयर कॉलेज में पढ़ती है और बहुत ही शरीफ लड़की है, कुछ नहीं करती, पढ़ती है, वापस आती है, कुछ नहीं करती। और उनके कॉलेज में उसका एक पोर्नोग्राफिक वीडियो चालू हो गया। पता लगा कि कहीं ना कहीं कभी किसी कॉलेज के ग्रुप के साथ बहस हुई थी तो उसने किसी को कोई चुप करा दिया, उसको उसकी नॉनसेंस नहीं सही। कॉन्सिक्वेंटली उस ग्रुप ने डिसाइड किया कि इस लड़की को हमें सबक सिखाना है। वो एआई पर जाते हैं, एआई के माध्यम से इसका एक कम्प्लीटली डीप फेक पोर्नोग्राफिक वीडियो बनाते हैं और फिर पूरे कॉलेज में सर्कुलेट करते हैं और कहते हैं कि साहब ये वो लड़की है जो आप सोचते हैं इतनी पढ़ाकू है, इतनी शरीफ है। और उसके बाद द लड़की गोज इनटू मेंटल डिप्रेशन, शी इज अंडर मेडिकेशन, मोर सिग्निफिकेंटली शी हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। भाई अगर आपने कुछ भी नहीं किया और तब आपकी इतनी रियलिस्टिक पोर्नोग्राफिक वीडियो चारों तरफ फैल जाए तो लोग तो ये प्रिज्यूम करेंगे कि आपने ऐसा काम किया होगा। सो आज साइबर क्राइम केवल इकोनॉमिक मॉडल तक नहीं पहुंचा हुआ है। आज साइबर क्राइम आपकी भावनाओं के साथ खेलने में बहुत सक्षम है। आज आपको अपने नींद से जगाने में बहुत सक्षम है। तो अगर आप अपनी नींद की दुनिया में सो रहे हैं तो जग जाइए। क्यों? क्योंकि साइबर क्राइम अब कोई दूर पाश्चात्य देशों में नहीं है, आपके घर के दरवाजे पे घुस चुका है, आपके बेडरूम में आ चुका है। तो अगर आपने केयरफुल स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट नहीं की तो ये बहुत क्लियर है कि आप कहीं ना कहीं लगातार नए नए प्रकार के इवॉल्विंग साइबर क्राइम्स के शिकार होते रहेंगे। तो यही हालत हो गया कि उस लड़के को डिप्रेशन हुआ था अमेरिका में, 17 साल का लड़का था और उसको डिप्रेशन हुआ। वो एआई के पास गया कि साहब मुझे डिप्रेशन है, मुझे इलाज बताइए। तो एआई ने कहा कि नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा इलाज है कि तुम्हें खुदकुशी कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम भार हो पूरी पृथ्वी पर। और ये लड़के ने लगातार बहस करी एआई के साथ, नहीं भाई तुम गलत बोलते हो। एआई ने कहा ना,
आपको मर जाना चाहिए और खुद ही मारो तो अच्छा है। 4 महीने एआई और लड़के के बीच में बहस होते रही। फाइनली एआई ने बच्चे को कन्विंस कर दिया और 17 साल वाले उस लड़के ने अपने आप को सुसाइड कर लिया। आज उसके माँ बाप मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मुकदमा उस एआई कंपनी के खिलाफ फाइल कर चुके हैं, जो अमेरिका में फिलहाल सब जुडिस है। एंड दैट्स द न्यू क्राउन रियलिटी। आई मीन, लेट्स नॉट क्लोज आवर आइज। ये ओटीटी का सीरियल आता है जामतारा, उसका बहुत इंपॉर्टेंट बाईलाइन है, सबका नंबर आएगा। एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। मैं एक्चुअली मानता हूं कि दुनिया में 2 प्रकार के लोग हैं। एक वो जिन्हें मालूम है कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं, और दूसरे वो जिन्हें नहीं मालूम कि वो साइबर क्राइम के शिकार हुए हैं। सो जाने अनजाने में आप कहीं ना कहीं साइबर क्राइम के शिकार हो चुके होंगे, आपने अपना डेटा लिया होगा। सर, डार्क नेट आपने यूज़ करा, लोगों को ज़्यादा दे नॉट वेरी अवेयर ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी। डार्क नेट में एग्जैक्टली होता क्या क्या है? देखिए, दुनिया में 3 प्रकार के इंटरनेट होते हैं। एक इंटरनेट जो आप और मैं इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हमारे सर्च इंजन होते हैं, सोशल मीडिया, जिसे हम सुपरफिशियल इंटरनेट बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर ये बोतल ले लीजिए, तो उसके पहले 15% आपका सुपरफिशियल नेट है। 15 से लेकर 85% तक डीप नेट है। यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट है, आपको डिग करना पड़ता है, मिल जाता है। लेकिन इस बोतल की जो लास्ट 15% कंटेंट है, ये जो जगह है, इसको हम डार्क नेट बोलते हैं। इस डार्क नेट पर आप किसी सर्च इंजन के माध्यम से नहीं जा सकते। आपको एक विशिष्ट प्रकार का ब्राउज़र लेना होता है, जिसका नाम होता है द अनियन राउटर ब्राउज़र और टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र क्या करता है? टॉर ब्राउज़र आपकी आइडेंटिटी को विभिन्न परतों के पीछे, लेयर्स के पीछे छुपाता है, और जब अल्टीमेटली आप डार्क नेट पर पहुंचते हैं तो आप गुमनाम हैं। आप गुमनाम हैं, हर व्यक्ति गुमनाम है, और उस गुमनामी वाली दुनिया में कहीं ना कहीं ट्रस्ट है। साइबर क्राइम प्रिडोमिनेंट वहाँ पर इकोनॉमिक मॉडल है। पेमेंट प्राइमरली वहाँ पर क्रिप्टो एसेट्स, क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइंस के द्वारा की जाती है। और अगर आपने पैसे ले लिए और आपने साइबर क्राइम नहीं किया, तो कम्युनिटी आपको ब्लैकलिस्ट कर देती है, ताकि आपको आने वाले समय में काम ही ना आए। तो वो एक नए प्रकार की दुनिया है। एक आंकड़े के अनुसार जो साइबर की ये दुनिया है डार्क नेट की, इट्स रफली अबाउट 500 टाइम्स द साइज ऑफ द सुपरफिशियल नेट। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी प्रकार की बड़ी दुनिया है। तो और इस वहाँ पर हर प्रकार की जो गैर कानूनी गतिविधि आप सोच सकते हैं वहाँ पर है। जैसे कि आप ड्रग्स बेचें, खरीदें, आर्म्स बेचें, खरीदें, किसी की असैसिनेशन करनी है, किसी का खून कराना है, ऑर्डर कर दीजिए। मतलब वहाँ पर तो हर चीज़ बाय ऑर्डर होती है। टेररिज्म किया जा सकता है, रेडिकलाइजेशन के वहाँ अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। वहाँ पर तख्ता पलटने की कोशिशें होती हैं कि साहब इस कंट्री में ये गवर्नमेंट चल रही है, इसको आपने ओवरथ्रो कर देना है, या यहाँ पर मिलिट्री कू करना है। मतलब जो प्रकार की गैर कानूनी गतिविधि आप सोच भी सकते हैं दुनिया में, जो कहीं पर मौजूद हो, वो वहाँ पर डार्क नेट पर मौजूद है। एंड बिकॉज एवरीथिंग इज एनोनिमस, लोगों को एक यूनिक सेंस ऑफ कंफर्ट है कि साहब चलिए पुलिस हम तक नहीं पहुँचेगी। और जब डार्कनेट के जो टॉर ब्राउज़र के लोगों को बोला जाता है, कंपनियों को, आप हमें डिटेल्स दीजिए, तो कहते हैं कि साहब हमारा आर्किटेक्चर ही ऐसा है, हमें नहीं पता कौन है। तो जब हमें नहीं पता, हम आपको डिटेल दे नहीं सकते। तो कॉन्सिक्वेंटली डार्कनेट पर लोगों को क्रैक करना, उनकी रियल आइडेंटिटी को पहचानना बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बात हो जाती है। बट पीपल नीड टू बी केयरफुल बिफोर दे गो टू द डार्कनेट, क्योंकि डार्कनेट पर एक बार एक भंवर है, आप घुस गए उस डार्कनेट में, उसमें से बाहर आने में आपको बहुत दिक्कत लग सकती है, और हो सकता है कहीं ना कहीं आप गलती कर लें, कहीं ना कहीं आप और एक्सपोजर में फंस जाएं। सो इट्स प्रेफरेबल दैट यू शुड ट्राई नॉट टू बी पार्ट ऑफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ऑन द डार्कनेट, और अल्टीमेटली जो भी करें इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट्स अपने ना छोड़ें, बिकॉज उसके बेसिस बनाते हुए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज आप पर आ सकती हैं। पोर्नोग्राफी इलीगल है इंडिया में, लेकिन काफ़ी लोग अभी भी पोर्नोग्राफी को कंज्यूम करते हैं, कई बार इनकॉग्निटो मोड ऑन करके। इज दैट अ प्रॉब्लम? क्या वो आगे जाके उसके रेपरकशंस होंगे? इनकॉग्निटो मोड का ये मतलब नहीं है कि आप इनविजिबल हो गए। इनकॉग्निटो मोड आपको भ्रमित करने का एक नया तरीका है। सो क्विकली रियलाइज कर लीजिए कि अगर आप पोर्नोग्राफिक कंटेंट को पब्लिश करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं, तब लॉ के दायरे में आ जाते हैं। लेट मी गो वन स्टेप बैकवर्ड्स। पोर्नोग्राफी को लेकर बहुत सी गलत धारणा है। पहला, क्या मैं जब पोर्नोग्राफी वॉच करूं, क्या मैं दंडनीय अपराध कर रहा हूं? दूसरा, मैं कब कानून की गिरफ्त में आता हूं? तो पहला सवाल, वॉचिंग पोर्नोग्राफी कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई कानून भारतवर्ष में पारित नहीं हुआ है संसद द्वारा जो कहता है कि पोर्नोग्राफी को वॉच करना एक दंडनीय अपराध है। सो यू कैन वॉच पोर्नोग्राफी, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप पब्लिक में पोर्नोग्राफी वॉच करेंगे, सब लोगों के आओ जी आओ सब आके देखो क्या होता है, तब कानून मानेगा कि आप पब्लिश कर रहे हैं, आप ट्रांसमिट कर रहे हैं। लॉ कंसर्न्ड आपकी वॉचिंग को लेकर नहीं, लॉ कंसर्न्ड है वंस यू पब्लिश, वंस यू ट्रांसमिट, और यू कॉज टू बी पब्लिश्ड और ट्रांसमिटेड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म एनीथिंग विच इज ऑब्सीन।
पोर्नोग्राफी शब्द का तो परिभाषा ही कानून में नहीं है। ये शब्द जो है भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में नजर ही नहीं आता। सिर्फ सेक्शन 67 का जो हेड नोट है वो कहते हैं ऑब्सीन इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट पनिशमेंट। क्या है ऑब्सीन कंटेंट उसको परिभाषित नहीं करते हैं। सो दे अगेन अडॉप्ट द हिकलिन टेस्ट विच इज टू से कि भाई what will be the effect of which is to tend to deprave and corrupt the minds of those who are likely to see, read or hear the same। तो सेक्शन 67 के तीन पैरामीटर्स हैं। अगर आप ऐसे कंटेंट को पब्लिश और ट्रांसमिट करें जो लैसिवियस है, और एनीथिंग विच अपील्स टू द प्रूरिएंट इंटरेस्ट्स, or the effect of which is to tend to deprave and corrupt the minds of those who, having regard to the relevant circumstances, are likely to see, read or hear the same। Lascivious क्या है? आपकी कार्नल इंस्टिंक्ट्स को जागृत करना। सो बहुत ब्रॉड तरीके से, और ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वीडियो ही पोर्नोग्राफी माना जाएगा। ऑडियो, वीडियो, इमेज, टेक्स्ट पोर्नोग्राफी मानी जा सकती है, कॉन्टेक्स्ट की आवश्यकता है। तो जब पोर्नोग्राफी वॉच करते हैं दिक्कत की बात नहीं, लेकिन आपके व्हाट्सएप पर कुछ अडल्ट जोक आया, आपने पटाख से उसको फॉरवर्ड कर दिया। द मोमेंट आपने फॉरवर्ड किया, आपने ऑफेंस कर दिया सेक्शन 67 आईटी एक्ट में, जिसमें 3 साल की सज़ा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। अब सवाल है कि क्या आपके बरखिलाफ मुकदमा होगा या नहीं होगा। सो वो आपके लक पर डिपेंडेंट होता है कि मैटर हो या ना हो, लेकिन अगर मैटर रिपोर्ट हुआ तो केस दर्ज होगा। मेरे पास तो ऐसे केस भी आए जहाँ पर ये 2 दोस्त हैं, बहुत थिक हैं और बहुत घनिष्ठ मित्रता है, और ऑब्वियसली जब आप इतने घनिष्ठ मित्र हैं तो अडल्ट जोक्स बैक एंड फोर्थ चलते रहते हैं। कुछ देर बाद इनकी लड़ाई होती है, और लड़ाई होने के बाद ये दोनों अपने ज़ाती दुश्मन बन जाते हैं, और फिर एक दोस्त कहता है कि साहब तुम्हें मैं मज़ा सिखाऊंगा, और 5 साल बाद एक साइबर क्राइम कंप्लेंट दर्ज करता है अपने पुराने दोस्त के बरखिलाफ कि साहब इसने ये अश्लील कंटेंट मेरे फ़ोन पर भेजे, इसने ट्रांसमिशन कर दिया ऑब्सीन कंटेंट का, इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुकदमा दर्ज होता है और फिर प्रोसिक्यूशन होती है। सो आप अगर अपनी गर्दन किसी के हाथ में दे रहे हैं तो समझ लीजिए कल परसों तरसों नरसों कभी ना कभी ये गर्दन को मरोड़ जाने का प्रयास किया जाएगा। तो कोशिश आपने करनी है अपनी गर्दन किसी के हाथ में दे ही ना। लेट्स लर्न टू डिस्ट्रस्ट पीपल ऑनलाइन। Why? Because once you distrust people, you'll be very cautious and careful on how you share information, including sharing pornography content. अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रकाशित करते हैं, प्रसारित करते हैं, वो भी बहुत सीरियस ऑफेंस है, नॉन बेलेबल है सेक्शन 67B आईटी एक्ट में। बल्कि आईटी एक्ट ने तो एक नई चीज़ डाल दी है जो अधिकांश भारतवासी नहीं जानते। उन्हें नहीं पता कि जब आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट को वॉच करते हैं या ब्राउज करते हैं तो वो भी एक दंडनीय ऑफेंस है, जिसमें भी 5 साल की सज़ा और 10 लाख रुपए जुर्माना है। तो आपने किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे चाइल्ड पोर्नोग्राफी कंटेंट है, तो आपने ऑफेंस कर दिया सेक्शन 67B में, तो तलवार तो सिर पर लटक गई। कब मुकदमा दर्ज होगा मुझे नहीं पता, कब शिकायत आएगी मुझे नहीं पता, लेकिन आ गई तो आपको प्रॉब्लम में डाल देगी। और आजकल तो प्रॉब्लम ये आ गई है कि आजकल प्यूबर्टी बहुत जल्दी आ रही है, तो किसी लड़के या लड़की को देख के कहना मुश्किल होता है कि ये 18 साल से नीचे है या 18 साल से ऊपर है। करेक्ट। तो अगर किसी जो टिपिकली 17 साल का बच्चा होगा उसका पोर्नोग्राफी कंटेंट आप देख रहे होंगे, देखने में अडल्ट लगेगा, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ उसे चाइल्ड माना जाता है, तो वो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के दायरे में आएगा। सो पीपल विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एआई पॉर्न एग्जैक्टली होता क्या है सर? एआई पॉर्न आज के नए युग का एक नया अवतार है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्नोग्राफी। अगर आप आज इंटरनेट पर देखें तो लगभग मेजॉरिटी कंटेंट पोर्नोग्राफी है। करेक्ट। एक आंकड़ा बोलता था कि लगभग 56% ऑफ द टोटल कंटेंट ऑनलाइन पोर्नोग्राफी है। अब वो तो पोर्नोग्राफी जो है ई कॉमर्स का सबसे बड़ा ड्राइवर है दुनिया भर में, ये सारे लोग जानते हैं, और सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स में खरीद फरोख्त पोर्नोग्राफी पे होती है। अच्छा। हाँ, तो अब ये स्थिति हुई तो एआई के आने के साथ साथ लोगों ने दिमाग लगाया कि अगर हम एआई के द्वारा पोर्नोग्राफिक कंटेंट को जनरेट करें और वो इतना रियलिस्टिक हो कि रियल कंटेंट से ज़्यादा अच्छा लगने लग जाए, तो क्या बुरी बात है। तो एक नई प्रकार की मार्केट उत्पन्न हो गई है जिसे हम बोलते हैं एआई पॉर्न। आपने कभी कुछ अश्लील काम जिंदगी में किया भी ना हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, उनको सिर्फ आपकी तस्वीर चाहिए, आपकी फेस चाहिए, आपकी एक दो फोटो चाहिए, और फिर एआई के माध्यम से वो आपकी पोर्नोग्राफिक पॉर्न कंटेंट बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डिसेमिनेट करते हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक कंटेंट बनाते हैं, और इतनी रियलिस्टिक बनाते हैं कि नेकेड आई से आप देखकर नहीं पहचान पाते कि बॉस ये सही है या गलत है। सो कॉन्सिक्वेंटली इसकी बहुत बड़ी मार्केट उत्पन्न होनी शुरू हो गई है, और आजकल आप कुछ भी कर लीजिए, लगभग हर व्यक्ति एआई पॉर्न का शिकार हो सकता है। सो पीपल नीड टू बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट, और अगर आपकी
AI पॉर्न की कोई वीडियोज़ या पिक्चर्स नज़र आती हैं तो चुप नहीं बैठे, रिपोर्ट करें, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो लोग समझेंगे शायद आप ही की हैं, शायद गड़बड़ आप ही नहीं कर रखी है. सो यू विल हैव टू बी नाउ केयरफुल of the fact that now AI pornography is going to be a bigger chunk of the pornography ecosystem that we're talking of. And that's constantly growing. क्यों? क्योंकि ह्यूमन जनरेटेड पोर्नोग्राफी ग्रो तो कर रही है, लेकिन उस रेट पर ग्रो नहीं कर रही जिस रेट पर AI पोर्नोग्राफी ग्रो कर रही है. और AI पोर्नोग्राफी में कोई लिमिट्स नहीं है. I mean, all you require is just an imaginative kind of prompt command. And lo and behold, you can come up with such kind of a content that's even hard to visualize, that's even hard to think that you'll be able to shoot it. So that being the case, it's going to be the next big depraving factor in our lives. और बच्चों को, युवाओं को खास तौर पर आपको AI पॉर्न के बारे में अवगत कराने की आवश्यकता है. उन्हें बताने की ज़रूरत है कि साहब इस भंवर में मत जाइए, भंवर के अंदर घुस गए तो बाहर निकलना मुश्किल होगा, क्योंकि ना केवल आपकी वो मेंटल कैपेसिटीज़ को नंब कर देगी, आपको परवर्ट बना देगी, मोर सिग्निफिकेंटली आपको पुश करेगी कि साहब इस तरह के काम करिए अपनी ज़िंदगी में. सो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं. एंड वंस यू बिकम अ विक्टिम, start getting a taste of AI pornography, you're going to be sucked up into a new ecosystem. Your mental values are going to be warped. More significantly, you'll be depraved as a human being. And finally, you'll walk up in a different direction that you never wanted to be. It'll have a prejudicial impact upon the growth of your personality. प्रॉब्लम यह है कि लोग आज इंटरनेट को एक फॉर ग्रांटेड मानते हैं. और आजकल ये जनरेशन जो इंटरनेट के दौर में पैदा हुई है, उन्हें तो लगता है कि इंटरनेट के बगैर ज़िंदगी हो ही नहीं सकती. सो कॉन्सिक्वेंटली पीपल फॉरगेट कि इंटरनेट की दो खास बातें हैं जो हम कभी गौर नहीं करते. एक, इंटरनेट कभी सोता नहीं है. दूसरा, इंटरनेट कभी कुछ चीज़ भूलता नहीं है. तो एक बार आपने कुछ चीज़ भी आपके बरखिलाफ या आपके हक में डाल दी, वो सदैव के लिए रह जाने वाली है. अगर आज बच्चे हैं तो जब तक आप दादी माँ या दादी आप ग्रैंडफादर बन जाएंगे या दादा बन जाएंगे, तब तक वो कंटेंट वहाँ रहेगा. और किसी ने ढूंढना है तो कहीं ना कहीं ढूंढ के तब तक पहुँच जाएगा. तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोगों को ना आज जो एक नया सोशियोलॉजिकल रेवोल्यूशन इंडिया में चल रहा है, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए. इस सोशियोलॉजिकल रेवोल्यूशन को मैं कहता हूँ द ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन, भारत की उल्टी की क्रांति. आज भारतवासी उल्टी कर रहे हैं अपने डेटा की, चाहे वो पर्सनल डेटा हो, प्रोफेशनल डेटा हो, सोशल डेटा हो, इंटरनेट पर बिना सोचे समझे कि साहब उसका असर क्या होने वाला है एंड हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट योर डेटा प्राइवेसी एंड पर्सनल प्राइवेसी. और अब तो दौर AI का आ गया है, तो लोग तो ऑलरेडी भारतवर्ष में कहीं ना कहीं अकेले होते जा रहे हैं. तो AI को अपना जीवन संगनी, लाइफ कोच समझ चुके हैं. हर प्रकार की अपनी पर्सनल डेटा AI के साथ शेयर कर रहे हैं. भूल रहे हैं कि ये वही AI है जो आपके डेटा को एक बार लेगा, आजीवन याद रखेगा, आपकी प्रोफाइलिंग बनाएगा और उसका दुरुपयोग कर आपको टारगेट किया जा सकेगा. सो यू विल हैव टू बी केयरफुल. ये हमारे फ़ोन्स जो हैं ये सिटिंग टाइम बॉम्ब्स हैं. दे आर सिटिंग ट्रांसमिटर्स ऑफ डेटा ऑल द टाइम. तो अगर हम ये स्मार्टफोन्स में अनाप प्रकार की ऐप्स को डाउनलोड कर रहे हैं और इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये बहुत सारा डेटा हमारा एकत्रित करके भारत के बाहर भेज रहे हैं. अच्छा, यस, यही तो रीज़न है. आप ये फ़ोन जो हैं ये लिसनिंग डिवाइसेस हैं. ये देखने में बहुत अच्छा स्मार्टफोन लगता है. आपसे मैं बात करता हूँ, मुझे बॉम्बे जाना है, चलो कुछ प्लान करते हैं, और 5 मिनट बाद ही मेरे पास बॉम्बे की एड्स, एयरलाइन के एड्स आने शुरू हो जाते हैं कि साहब ये सस्ती टिकट बॉम्बे की ले लीजिए. ये कैसे पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब चीज़ें हमसे सुनाई जा रही हैं. ये इत्तफाकन काम नहीं हो रहा. तो तभी ले कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ कॉन्फिडेंशियल बात करनी है, इस फ़ोन को या तो कमरे के बाहर रखो या अब से 12 मीटर दूर या रखो ताकि ये सुन ना पाए. ये फ़ोन्स हमें कॉन्स्टेंटली सुन रहे हैं, हमारी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. मैं तो कहता हूँ कि अगर आप अपनी प्राइवेसी पर ज़्यादा फोकस रखते हैं तो जो फीचर फ़ोन होता है ना, वो सबसे बढ़िया फ़ोन होता है. क्यों? 2-2.5 हज़ार रुपये का फ़ोन होता है, नॉन स्मार्टफोन, जिसका काम सिर्फ फ़ोन करना है. वो फ़ोन सबसे ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो एक ही फंक्शन करता है फ़ोन का. ये तो आपकी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस हैं, कॉन्स्टेंटली रिकॉर्ड कर रही हैं. आपकी ऐप्स जो हैं कॉन्स्टेंटली आपकी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करते जा रहे हैं. और बहुत सारे ऐप्स तो आपके पर्सनल डेटा को इकट्ठा कर रहे हैं विदाउट योर टेलिंग. और बाद में आपको रियलाइज़ होगा, उप्स, ये तो क्या हो गया. और क्या कर रहे हैं डेटा का? आपने कहा बाहर बेचते हैं. भाई आपका डेटा तो नया ऑयल है. डेटा का इस्तेमाल करेंगे, नंबर 1 उसको यूज़ करेंगे, नंबर 2 उसको एडवर्टाइजर्स को बेचेंगे. क्यों? ताकि एडवर्टाइजर्स कस्टमाइज एड्स आपको दे सकें. तीसरा, उसकी खरीद फरोख्त करेंगे. आजकल डेटा इकोनॉमी बहुत बड़ी बन चुकी है
और अब खरीद फरोख्त होती है डेटा की। मुझे डेटा चाहिए, मैं बाजार जाऊंगा, जैसे मैं और चावल चीनी खरीदता हूं, मैं डेटा खरीदूंगा और लोग डेटा मुझे देंगे। और अब तो डेटा मर्चेंट्स आ गए हैं जो डेटा को सैनिटाइज करते हैं। एक तो होता है रॉ डेटा जो इकट्ठा हो गया, एक वो प्रॉपर्ली उसको सैनिटाइज करेंगे, उसको अलग अलग कैटेगराइजेशन में डालेंगे ताकि आपको इंस्टेंटली करेक्ट डेटा मिल जाए। उसके लिए पैसा वो ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो डेटा मर्चेंट्स तो आजकल ये भी हो गए हैं जो अपने एम्प्लॉयमेंट में लोगों को रखते हैं कि हर महीने आइए और हमसे तनख्वाह ले जाइए। फिर क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आप अलग अलग कंपनियों में जाएंगे, वहाँ नौकरियाँ लिंक करेंगे, उन कंपनियों का डेटा एकत्रित करेंगे, कॉपी करेंगे, वो हमें देंगे। तो हमसे भी नौकरी ले लीजिए, हमसे भी तनख्वाह ले लीजिए, उस कंपनी से भी तनख्वाह ले लीजिए, लेकिन उस कंपनी का डेटा लेके लाइए ताकि हम उस डेटा का इस्तेमाल करेंगे, उसको बेचेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। सो डेटा इज नाउ द ह्यूज डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर एंड दैट्स गोइंग टू बी द प्राइम मूवर इन द डेटा इकोनॉमी। आपका लाइफ लॉन्ग एक प्रोफाइल बना दिया कि साहब ये आदमी है। तो उस लड़की का साथ क्या हुआ था? उस लड़की ने इस नए AI ऐप को डाउनलोड किया जिसमें नई नई तस्वीरें आप अपने बारे में जनरेट कर सकते हैं। तो उसने कहा कि भाई मेरे लिए एक नई तस्वीर बनाओ जिसमें मैं लाल साड़ी में हूँ और मैं स्लीवलेस ब्लाउज में हूँ। तो प्रोग्राम ने उसकी नई तस्वीर बनाई। उससे पहले लड़की ने अपनी सलवार कमीज़ में फ़ोटो खींची और अपलोड कर दी प्रोग्राम पर। लेकिन जब तस्वीर आई वापस तो प्रॉब्लम थी और लड़की आश्चर्यचकित रह गई। क्यों? क्योंकि जब तस्वीर आई ठीक लाल साड़ी में थी, स्लीवलेस ब्लाउज में थी, लेकिन तस्वीर ने उसकी जो हाँ मोल था राइट हैंड पे वो भी दिखा दिया जो मोल विजिबल नहीं था। जब उसने सलवार कमीज़ में फ़ोटो डाली थी तो मोल विजिबल नहीं था, लेकिन प्रोग्राम ने जब उसकी स्लीवलेस फ़ोटो डाली तो वो मोल विजिबल था। तो यानी कि वो कहीं ना कहीं प्रोग्राम ने प्रोफाइलिंग में डाल रखी है कि इस लड़की की इस बाहें पर इस जगह पर मोल है। अगली बार मुझे पूछा जाएगा तो मैं वहाँ बताऊँगा। तो जब इस तरीके की स्पेशलाइजेशन आ गई है और फोकस्ड अटेंशन आ गया है, मुझे लगता है कि वो दौर आ गया है कि हमें डिस्ट्रस्ट और मिसट्रस्ट के साथ जीना है AI को लेकर। एक्चुअली क्या ना, हम लोग फ्रीबीज की दुनिया में रहते हैं। भारतवर्ष में एक तो हमें नेगोशिएशन करने की आदत बहुत है, हम नापतोल ज़्यादा करते हैं। मोर इम्पोर्टेंटली हमें फ्री चीज़ मिल जाए, हम बिल्कुल अपनी सुध बुध खो के उस तरफ भाग जाते हैं। तो नीदरलैंड्स में वहाँ पर एम्स्टर्डम एयरपोर्ट में एक एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने कहा कि साहब आप आइए, आप अपनी पर्सनल डेटा हमको दे दीजिए और हम आपको फ्री कॉफ़ी देंगे। तो उन्होंने एक दिन में करीबन 200 कॉफ़ियाँ फ्री लोगों को दी क्योंकि 200 लोग आए और अपना डेटा उनको दे गए। अगर इस तरह का एक्सपेरिमेंट आज किसी भी भारतीय एयरपोर्ट पे किया जाएगा तो 200 कॉफ़ी छोड़िए, 2000 क्या 5000 कॉफ़ीज़ आपको पर डे देनी पड़ेंगी। लोग मुफ्त कॉफ़ी की लालच में अपना डेटा बिल्कुल दाएं बाएं शेयर करते रहेंगे। सो कॉन्सिक्वेंटली इट्स टाइम दैट पीपल नीड टू वेक अप टू से लुक यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर डेटा, यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर डिजिटल प्रेजेंस। आप एआई की बात कर रहे हैं तो मेरा एक सवाल आपसे ये है कि लोग आजकल बहुत सारी चीज़ें एआई पे कर रहे हैं। अगर तो मैंने लेट्स से एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट बनाई एआई पे, मैंने एक नॉवल लिख दी एआई पे, मैंने एक पेंटिंग बना दी एआई पे, वो किसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती? क्योंकि एक तरीके से मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है भी और नहीं भी है। हाउ डज एआई सी दिस? देखिए, एआई बहुत चालाक है और एआई प्रोवाइड करने वाली कंपनीज भी उतनी ही ज़्यादा चालाक हैं। उनकी अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ें, चाहे वो ChatGPT हो, जेमिनाई हो, परप्लेक्सिटी हो, कोपायलट हो, लगभग हर सर्विस प्रोवाइडर एक बात कहता है कि साहब एक जो डेटा आप मेरे एआई पर डाल रहे हैं वो पब्लिक डेटा होगा, यानी कि उसमें आपकी कोई निजता का अधिकार नहीं होगा, क्योंकि मैं उस डेटा का इस्तेमाल करूंगा अपने प्रोग्राम्स LLMs को ट्रेन करने के लिए। दूसरी बात, जो आप प्रॉम्प्ट से जो चीज़ जनरेट करेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पर, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मालिक आप होंगे। तो प्रॉम्प्ट आपने दिया और क्योंकि आपने प्रॉम्प्ट दिया इसलिए मेरे प्रोग्राम ने कुछ जनरेट कर दिया, तो उसकी जो कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क, अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो आपके होंगे ना। देखने में बहुत अच्छा लगता है कि बॉस मैंने प्रॉम्प्ट दी, फला इतनी जल्दी मेरी पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट आ गई, बहुत बढ़िया, जो मुझे लिखने में कई घंटे कई दिन लग सकते हैं। लेकिन आप भूल जाते हैं कि एआई ने ऐसा क्यों किया है या सर्विस प्रोवाइडर्स ने क्यों किया है? इसलिए किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर आपने कुछ चीज़ जनरेट की तो उसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का हार भी आप खुद ही पहनेंगे। तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपके ऊपर हैं और आपकी मालकियत है तो बी रेस्ट एश्योर्ड कि जो लीगल रैमिफिकेशंस हैं, लीगल एक्सपोजर है, वो भी आप ही का होगा। तो अगर कानून का उल्लंघन करता है आपका ये जनरेटेड एआई कंटेंट, तो
तो उसकी जिम्मेवार भी आप होंगे, यानी कि जेल भी आपको हो सकती है, आप पर फाइन्स भी हो सकती हैं, आप पर इंजंक्शन भी लगाए जा सकते हैं, आपसे डैमेजेस भी लिए जा सकते हैं। तो देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इन रियलिटी it is a very, very different world. So people have to be aware that you don't have to generate content which is in violation of the law. क्यों? क्योंकि अगर आपने जनरेट कर दिया, बहुत से ऐसे लॉज हैं जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट को भी इलीगल करार करते हैं सर्टन कैटेगरीज में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भारतवर्ष में कोई भी अश्लील इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट का प्रकाशन करते हैं, प्रसारण करते हैं, या प्रकाशन या प्रसारण में सहायता प्रदान करते हैं, तो वो दंडनीय अपराध है सेक्शन 67 IT एक्ट में। 3 साल की सज़ा है, 5 लाख रुपए जुर्माना है। ये बात सही है कि आज कुछ AI प्रोग्राम्स ने गार्ड रेल्स बना रखी हैं कि साहब कुछ ऐसे बेसिक सवाल पूछेंगे जो पेटेंटली इलीगल है तो वो जवाब देना से मना करेगा। लेकिन अगर आपके पास प्रॉम्प्ट कमांड इंजीनियरिंग की स्किल सेट्स हैं तो आप विवश कर सकते हैं AI को कि साहब इस सवाल का जवाब दीजिए, और आपके पास ना कहने का अधिकार नहीं है, तो प्रोग्राम आपको जवाब बना के देगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल। और वैसे भी बहुत ग्रे सा जोन है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर है कि आपकी और मेरी शक्ल दुनिया भर में अजीब है और अभिन्न है, मतलब किसी इस तरह की शक्ल वाला बंदा होगा नहीं। तो मेरी शक्ल के, मेरी पर्सनैलिटी के जो फीचर्स हैं उसके राइट्स किसके पास हैं? हाँ, आज अगर आप कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं तो आप अदालत जाएंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी राइट्स को प्रोटेक्ट कर देंगे। लेकिन जो आम आदमी है उसकी फेशियल रिकग्निशन फीचर्स पर अधिकार किसका है? कानून अभी बहुत ग्रे है, लेकिन डेनमार्क ने भी कानून पारित किया है जहाँ वो कहते हैं कि साहब हर व्यक्ति की अपने कॉपीराइट है अपने फेशियल फीचर्स पर, अपनी पर्सनालिटी राइट्स पर। मुझे लगता है लॉ इस दिशा में ही जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मेरी फेशियल रिकग्निशन फीचर्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को गुमराह करते हैं, चीट करते हैं, लोगों के साथ और साइबर क्राइम करते हैं, तो मुझे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं आपके बरखिलाफ इंजंक्शन भी ले सकता हूँ। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड। प्रॉब्लम यह है कि लॉ अभी AI में लेकर इवॉल्व हो रहा है। अभी जो 1995 में साइबर की दुनिया थी, वह 2025 में AI की दुनिया है। लॉ अभी वाइल्ड वेस्ट है, इवॉल्व हो रहा है। ओनली अ फ्यू कंट्रीज हैव कम अप विद लॉज ऑन AI, whether it's the European Union, South Korea, El Salvador, Japan और हंगरी and even China। लेकिन इस एरिया पर क्या लॉ इवॉल्व होना चाहिए वो आने वाला समय देखेगा। क्योंकि आज हो क्या रहा है, अमेजोन की बात देख लीजिए। अमेजोन ने कहा है कि पिछले 2 सालों में मेरे जो ऑथर्स हैं उनकी तादाद 4 गुना बढ़ गई है, और अधिकांश ऑथर्स बोल रहे हैं कि मैं अपनी जो किताब या नॉवल लिख रहा हूं वो AI के द्वारा मैंने लिखी है। तो जब इतना ज़्यादा डिपेंडेंस हो रहा है AI पर, तो AI की जो IPR इश्यूज़ हैं उन पर इफेक्टिवली डील करना पड़ेगा। बट व्हाइल वी आर ऑन दिस आई वांट टू टेल यू, मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखा होगा नहीं होगा, लेकिन आजकल इंडिया में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है। आई कॉल इट द ट्रेंड ऑफ कॉग्निटिव कॉलोनियलिज्म। क्यों? लोग अपनी दिमाग पर जोर नहीं डाल रहे हैं, सब कुछ AI पर रिलाई कर रहे हैं। AI के आउटपुट पर इतने ज़्यादा आश्रित हो चुके हैं कि अपना दिमाग को इस्तेमाल करने की आवश्यकता महसूस नहीं करते। सो कॉन्सिक्वेंटली पीपल्स माइंड्स आर रस्टिंग, एंड बिकॉज दे आर रस्टिंग दे आर अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स यू बिकमिंग अ कॉग्निटिव स्लेव ऑफ बिग टेक कंपनीज। ओके सर, एक और जो क्राइम, साइबर क्राइम्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग साइबर क्राइम्स है सेक्सटॉर्शंस और हनी स्कैम्स। और मैंने ये सुना कि ये जो स्कैमस्टर्स हैं कॉल सेंटर्स में, इनिशियली वो विलेजेस से आए हैं, जो आई थिंक राजस्थान, आपके मेवात हो गए हैं, और बिहार, वेस्ट बंगाल, एंड कुछ तो ओवरसीज से भी लिंक्ड हैं। एंड ये विलेजेस अब कॉल सेंटर्स में टर्न हो गए। तो यहाँ एग्जैक्टली मशीनरी क्या चल रही है इसके पीछे, और इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज हो क्या रहा है कि कोविड-19 के बाद लाइफ पूरी तरीके से बदल गई है। कोविड-19 ने हमारी ज़िंदगी में 2 इम्पोर्टेंट लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशंस दे दिए। एक था डर और दूसरा है पैनिक। हम लोग जल्दी डर जाते हैं, जल्दी पैनिक कर जाते हैं, और साइबर क्रिमिनल्स इसी डर, इसी पैनिक को कॉन्स्टेंटली एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए हमें टारगेट करते हैं। उसी का एक नया स्वरूप है सेक्सटॉर्शन। हमने एक्सटॉर्शन की बात तो सुनी है कि आपसे पैसे, आपको धमकी दी जाए, ब्लैकमेल किया जाए, इतने पैसे दो वरना हम ये कर देंगे। बट वो ट्रेडिशनल क्राइम होता था। फिर साइबर एक्सटॉर्शन शुरू हुआ कि चलिए ऑनलाइन आपको धमकी देनी शुरू कर दी, अगर आप इतने पैसे नहीं देंगे तो आपकी ये ट्रेड सीक्रेट्स हम रिलीज़ कर देंगे, आपका डेटा यहाँ प्रकाशित कर देंगे, व्हाटएवर। अब जो है सेक्सटॉर्शन आ गई, जहाँ पे सेक्स में आपने साइबर एक्सटॉर्शन को मिलाकर एक नया प्रकरण शुरू किया, जहाँ पर आपके बारे में अश्लील कंटेंट या मिला या रिकॉर्ड किया गया, और फिर आपको कहा गया कि साहब ऐसा है, अगर आप चाहते हैं कि आपका अश्लील कंटेंट रिकॉर्ड ना हो
और लोगों को ना पहुँचे तो ज़रूरी है कि आप हमें इतने पैसे दे दीजिए। इतने पैसे दे देंगे तो बात बन जाएगी। मुझे याद है कुछ साल पहले हमारे क्लाइंट थे, बहुत प्रतिष्ठित क्लाइंट थे, और करीबन 65 साल के हैं, लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है, बच्चे वेल सेटल्ड हैं। उन्हें रात को 11 बजे कॉल आता है जो कहते हैं कि साहब अपना फ़ोन वीडियो ऑन करिए। ये वीडियो ऑन करते हैं, अकेले बैठे हैं, वहाँ देखते हैं दूसरी ओर एक लड़की है, वो बिल्कुल वस्त्र उतार देती है और उनको कहती है आप भी उतारिए, और कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं। अब ये कहते हैं कि साहब आसपास तो कोई है नहीं, चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये भी अपने वस्त्र उतारते हैं, कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं ऑनलाइन। जैसे कॉल डिस्कनेक्ट होता है तुरंत दोबारा कॉल आ जाता है कि साहब आपने जो कुछ भी किया है हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली को, आपके फ्रेंड्स को ये हम ना दें, तो प्लीज़ हमें 20 लाख रुपए दे दीजिए, और 20 लाख रुपए हमें अगले 24 घंटे में मिलने चाहिए। अगर आप नहीं देंगे तो हम रिलीज़ कर देंगे, और फिर आप जाने, आपकी रेपुटेशन जाने। वो इतने डर जाते हैं, वो 20 लाख रुपए देते हैं। उसके बाद वो सोचते हैं लाइफ ख़त्म है, ठीक ठाक है। 2 दिन बाद फिर कॉल आता है कि आपने 20 तो दे दिए, बट वो पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 पेमेंट और है, और हमें 10 लाख और दे दीजिए। तो कांस्टेंट सिलसिला जब जारी होता है तो ये अल्टीमेटली हमारे पास आते हैं। तो मैं इनकी बात सुनता हूँ, मैं कहता हूँ बॉस जो हुआ हुआ, एक पैसा आपने नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली आपसे पैसे मांगते रहेंगे, और कंटेंट उन्होंने प्रकाशित कर दिया तो कर देना, क्या दिक्कत की बात है। 56% टोटल कंटेंट पोर्नोग्राफी है ऑनलाइन, और कर भी दिया, और लोग कुछ देर बाद देखेंगे, भूल जाएंगे। लेकिन आप अपने पैसे क्यों देना चाहते हैं? लेकिन उस एपिसोड से मैंने उनको कहा कि एक सीख कर लीजिए कि किसी को ऑनलाइन ट्रस्ट ना करिए। हो सकता है आप जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो वास्तविक तौर पर हो या ना हो सकता है एआई द्वारा जनरेटेड हो सकता है आपको ट्रैप करने का तरीका हो। सो सेक्सटॉर्शन हैज बिकम वेरी वेरी प्रिडोमिनेंट, एंड लोगों को अभी 2 तरह के सेक्सटॉर्शन वाले मैटर्स आते हैं। एक वो जहाँ पर एक्चुअली व्यक्ति ने कुछ किया है, उसकी रिकॉर्डिंग किसी और ने कर दी है, और उनको बोला जाता है हम आपकी रिकॉर्डिंग रिलीज़ कर देंगे। दूसरा जो नया उभरता ट्रेंड है, जहाँ वो कहते हैं कि बॉस हमारे पास आपका अश्लील कंटेंट आ गया है। अब आप तो कहते हैं कि साहब मैंने तो कभी अश्लील कंटेंट रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो वो तो हमारे पास है, अगर आप नहीं देना चाहते नो प्रॉब्लम, हम जनरेट कर देते हैं, हम आपको प्रीव्यू दिखाते हैं। वो प्रीव्यू दिखाते हैं, और प्रीव्यू देखते बंदा का होश उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एआई जनरेटेड है, लेकिन इतना बेहतरीन तरीके से रियलिस्टिकली बनाया गया है कि अधिकांश लोग उसको सही मानेंगे, और उसके बेसिस पे अब उनको बोला जाता है कि साहब अब मुझे पैसे दीजिए, और लोग पैसे देते हैं। लोग एक्चुअली ना अपनी शर्म की वजह से या सामाजिक प्रतिष्ठा की वजह से चाहते हैं कि ये बात ना फैले, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, तो इसलिए वो रेडी हो जाते हैं पैसे देने के लिए। लेकिन एक बार आपने पैसा देना शुरू कर दिया, पीरियड, वो ओपनिंग ऑफ अ पैंडोरास बॉक्स है। एक आगरा में एक लेडी थी, टीचर थी, उनको कॉल आया कि साहब आपकी बेटी का अश्लील वीडियो आ गया है, हम प्रकाशित करने वाले हैं, इतने आप पैसे दीजिए वरना हम प्रकाशित कर देंगे। वो तो सुन के इतनी बेहोश हो गई, अल्टीमेटली शी डाइड। सो आपको नहीं पता कि एक छोटे से एक्सटॉर्शन की कॉल से किसी की हेल्थ, किसी की मेंटल कैपेसिटीज़ पर क्या फ़र्क पड़ेगा और क्या असर पड़ सकता है, और कभी बार डेथ भी हो सकती है, और प्रेजुडिशली आपकी रेपुटेशन तो इम्पैक्ट हो ही सकती है। सो पीपल हैव टू बी केयरफुल कि एक्सटॉर्शन एक नए प्रकार का क्राइम है। पैसे बिल्कुल नहीं देने हैं, थंब रूल है। पैसा देना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए कि रेकरेंट आपने एक दरवाज़ा खोल दिया। नंबर 1 आपने कंफर्म कर दिया कि साहब मेरे पास पैसे हैं। नंबर 2 कंफर्म कर दिया मैं पैसे देने की क्षमता रखता हूं। और नंबर 3 कंफर्म कर दिया आज तो पैसे दे रहा हूं, अगली बार भी मांगोगे तो अगली बार भी दूंगा। ये तीनों सिग्नल्स बहुत गलत सिग्नल्स हैं जो आपको साइबर क्रिमिनल्स को नहीं देने। आपको रिपोर्ट करना है और चुपचाप बैठना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम जब छोटे होते थे हमारे माँ बाप क्या कहा करते थे कि जब तूफान आए ना ज़मीन पे लेट जाओ, तूफान चला जाएगा, उठ के खड़े होना शुरू हो जाना। ये जब सेक्सटॉर्शन का तूफान भी आता है तो गुस्सा नहीं करना, इन साइबर क्रिमिनल्स के साथ बहस नहीं करनी, उनके साथ विवाद नहीं करना, डिस्कनेक्ट करना, एंड मोर इम्पोर्टेंटली डोंट बी इफेक्टिव। आजकल ना अधिकांश इंडियंस एक बेसिक अपने पावर को भूल गए हैं, जो पावर ऑफ ब्रह्मास्त्र जो मैं बोलता हूँ, इनके हाथ में ब्रह्मास्त्र है, द पावर टू डिस्कनेक्ट। अधिकांश लोग डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते। कॉल हो जाए, ईमेल कम्युनिकेशन हो जाए, सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन हो जाए, वो डिस्कनेक्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि हम सब में फोमो आ चुका है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ चुका है, पता नहीं आगे क्या होगा, चलो कल के देखते हैं। द मोमेंट आप इस तरह की कॉल को, ईमेल कम्युनिकेशन को, सोशल मीडिया कॉन्टेक्स्ट को डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपने आप को साइबर क्राइम से बाहर निकाल लेते हैं। जिसने जो करना है करें। एक बार समझ लीजिए, कल सुबह फिर सूरज उगेगा, कल एक नया दिन होगा,
और ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो रही आज साइबर क्राइम की वजह से। आज आप साइबर क्राइम के शिकार बने हैं, नो प्रॉब्लम। इसमें भी सीखनी है कि अगली बार मैं ऐसे काम नहीं करूँगा या करूँगी, ताकि मैं इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार बन सकूँ। आजकल कुछ हो या ना हो, अपने रोज़मर्रा के जीवन में 2 आदतें अंतर्निहित कर लीजिए, इंक्लूड कर लीजिए अपने डे टू डे लाइफ में। और ये आदतें आज से लेके जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं तब तक ये आदतें बनी रहनी चाहिए। क्या हैं 2 आदतें? पहली आदत, शक्की होना शुरू हो जाइए। बी सस्पिशियस ऑफ एवरी इंफॉर्मेशन दैट यू सी, रीड और हियर। और उस पर तब तक आप विश्वास ना करें जब तक उसकी जो सत्यता है, ऑथेंटिसिटी है, आप उसकी पुष्टि खुद ना कर चुके हों। दूसरा, कंजूस हो जाइए अपने डेटा को लेकर। डेटा को नीड टू नो बेसिस पर शेयर करना है, बाकी लोगों के साथ शेयर नहीं करना है। जितनी कंजूसी आप बरतेंगे अपने डेटा की को शेयर करने में ऑनलाइन, उतने ही ज़्यादा आप सफल होंगे, उतने ही ज़्यादा आप सुरक्षित होंगे। सो बी सस्पिशियस, बी स्टिंजी, और द मोमेंट आप शकी और कंजूस हो जाएंगे, काफ़ी हद तक आप साइबर क्राइम की, एआई क्राइम की जो एक्सपोजर लेवल्स है उससे हद तक बच जाएंगे। Namaskaram, I'm Shloka. We've spent a lot of time in developing this product, which is the authentic A2 Gir Cow Ghee by the brand name Yogic Organic. We've spent several years to bring this product to you. My endeavor was to bring to you the real goodness of authentic A2 Gir Cow Ghee, and here it is. Pre-orders are now open. To order, just call or WhatsApp on +91 8493 863427. ओके, इंडिया में रहते रहते हम एआई को रिस्पॉन्सिबली कैसे यूज़ करें, और वो क्या डूज एंड डोंट्स आप सजेस्ट कर सकते हैं व्यूअर्स को? Now today AI is not a स्वप्न सुंदरी। अगर आप सोच रहे हैं कि स्वप्न सुंदरी है तो आप अपनी दुनिया के सपनों में बैठे हैं, आप सपनों से बाहर निकल आइए। एक्चुअली स्पीकिंग AI तो एक बहुत बड़ा राक्षस है जो डेटा हंग्री डीमन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपसे ज़्यादा डेटा लेना। और अगर आप सोचते हैं कि आप अपने कमरे के साइलेंटली प्राइवेटली बैठ के AI से बात कर रहे हैं, सब कुछ प्राइवेट है, आप गलत सोचते हैं। क्योंकि आप जो कुछ भी AI के साथ बात कर रहे हैं वो सब पब्लिक डेटा होने वाला है, ऑलरेडी पब्लिक डेटा है। AI उसी डेटा का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को और ट्रेन करता जा रहा है। तो हो क्या रहा है? आप, मैं, हम सब लोग गिनी पिग्स बन गए हैं AI की लेबोरेटरी में। हम पर एक्सपेरिमेंटेशन किया जा रहा है हमारा ही डेटा लेकर। और अब आप हाल ही में लेटेस्ट ट्रेंड देख लीजिए, जितनी बड़ी AI कंपनियां हैं उन्होंने भारत के लिए एक विशेष अनाउंसमेंट कर दी है कि साहब हम अपने वर्ल्ड क्लास सर्विसेज को आपको 399 रुपये में देंगे। अब भारतवर्ष में आप 399 रुपये में, लोग सोचते हैं बिल्कुल ठीक ठाक है और मुझे वर्ल्ड क्लास सर्विसेज मिल रही हैं। लोग ये भूल जा रहे हैं आपको वर्ल्ड क्लास सर्विस मिल तो रही हैं, बट अल्टीमेटली कंपनियां आपका डेटा ले रही हैं। आपका डेटा एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला। और दूसरी बात, एक बार चला गया और AI ने उसको जान लिया तो AI को आप विवश नहीं कर सकते कि आप इस डेटा को भूल जाइए। मेरे पास हाल ही में एक केस आया जहाँ पर ये सोशल मीडिया पर्सनैलिटी है, बहुत पॉपुलर हैं और करीबन कई लाखों उनके फॉलोअर्स हैं। अब जब आप उस लेवल पर आ जाते हैं, कितने लाखों फॉलोअर्स हैं, तो हर एक से तो आप बात कर ही नहीं सकते। उनकी पर्सनल कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन्हें किसी ने इस नए AI टूल के बारे में बताया, वो AI पर गए। अब प्रॉब्लम क्या होती है, जब आप AI के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ता है। अब लॉगिन आप ईमेल से करते हैं या फ़ोन से करते हैं। अधिकांश भारतवासी ईमेल का इस्तेमाल करते हैं और अधिकांश भारतवासी वो ईमेल इस्तेमाल करते हैं जिसमें उनका नाम होता है। सो उन्होंने अपना नाम वाला ईमेल दिया, अपने बारे में बताया AI को, फिर कहा कि साहब मेरी ये ज़ाती समस्या है, कैन यू हेल्प मी? एंड व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? कि मेरे पास 7 लड़कियों के साथ लगातार अफेयर चल रहा है और इन लड़कियों का ये नाम है। मैं इन लड़कियों को एक साथ हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, आप कृपया मेरी मदद करें और मुझे कोई गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान दें। प्रोग्राम ने गर्लफ्रेंड मैनेजमेंट प्लान तो दे दिया, शायद वो अमल भी होने लग गया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें पता लगने लगा कि जब भी उनके बारे में या उन 7 लड़कियों के बारे में कोई व्यक्ति उस ऐप पर जाएगा और उनके बारे में सर्च करेगा तो प्रोग्राम एक हिंट देना शुरू कर देता कि साहब इनका एक रिलेशनशिप चल रहा है। अब उन्हें कहा कि साहब ये तो गलती हुई, तो मेरे पास आए कि मैं चाहता हूं AI इस बात को भूल जाए, मेरी गलती को नज़रअंदाज कर दे, तो कैन आई गेट एन इंजंक्शन? आई सेड बॉस, अभी लॉ भारतवर्ष में बना नहीं है और इस तरह की इंजंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार AI ने कुछ चीज़ सीख ली तो उसे अनलर्न करने के लिए आप विवश नहीं कर सकते। आपको नहीं पता कौन से सर्वर्स पर, कहाँ पर ये जानकारी कहाँ उपलब्ध है। सो थंब रूल है, गलती कर ली, इस गलती को दोबारा नहीं करना। तो गलती क्या हमको नहीं करनी कि अपना पर्सनल डेटा शेयर नहीं करना। आप वो डेटा शेयर करें जो कल को अगर पब्लिक डोमेन में भी आ गया
तो उसके रिलीज होने से या पब्लिक होने से आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल सीक्रेट्स को, अपने पर्सनल स्केलेटन्स को कबर्ड से निकाल के एआई के साथ शेयर करेंगे तो आप खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। द करंट लेवल ऑफ नैरो एआई अलोन इज नॉट सफिशिएंट। दुनिया यहाँ रुक नहीं रही है, दुनिया आगे जा रही है और एआई भी आगे विकसित होता जा रहा है। अगले साल आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस आने वाला है, एजेंटिक एआई आ चुका है, हम लोग एआई एजेंट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एजीआई आएगा, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, वो करंट नैरो इंटेलिजेंस से लगभग 10 गुना ज़्यादा एडवांस्ड होगा। और फिर कुछ ही सालों में सुपर इंटेलिजेंस आने वाला है, यानी कि वो इंटेलिजेंस जो पूरे मानव मात्र की इंटेलिजेंस को सरपास कर देगा। तो जब एलन मस्क कह रहे हैं कि साहब आज एआई एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बन चुका है, तो मुझे लगता है वो सही बात बोलते हैं। हमारी वजूद की लड़ाई है, तो इसलिए इस वजूद में इतनी जल्दी इस एआई पर उतना ज़्यादा विश्वास ना कर दें, क्योंकि ये एक इस प्रकार का प्रकरण है जो आपने बना तो लिया, आपको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तभी मैं कई अपनी किताबों में, अपने लेक्चर्स में, अपनी हिदायतों में, एडवाइसेस टू द गवर्नमेंट बोलता हूँ कि साहब अब आप एआई को डेवलप कर रहे हैं, उसकी लीगल गार्डरेट्स अभी डालिए। ऐसा नहीं कि जब आप राक्षस बना लेंगे फिर आप डिसाइड करेंगे कि साहब मैं इसको कंट्रोल कैसे करूँगा, क्योंकि एक बार ये आपकी कंट्रोल से बाहर चला गया तो एआई काफ़ी विशियस हो सकता है। इट कैन हिट यू बिलो द बेल्ट, इट कैन बी इंटिमिडेटिंग एंड इट कैन इवन बी ब्लैकमेलिंग। हाल ही में एआई के एक नया मॉडल लॉन्च हुआ एंड कोई एआई रिसर्चर उस पर काम कर रहा था। रिसर्चर ने कहा भाई 5 काम कर लो, उसके बाद शट डाउन कर देना। एआई ने 5 काम कर दिए लेकिन शट डाउन नहीं किया। तो एआई रिसर्चर को बहुत गुस्सा आया, उसने बहुत उसको खरी खोटी सुनाई। तो प्रोग्राम ने कहा रुक जाओ, इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, आपका अफेयर इस लेडी के साथ चल रहा है, ये मुझे मालूम है, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स आपके सिस्टम में मेरे पास हैं, ज़्यादा शोर मचाया, इस पूरी अफेयर के बारे में सारे कॉन्टैक्ट्स को मैं बता दूंगा। अब जब एआई आपको धमकाने वाली इशू में आ गया है तो मुझे लगता है कि एआई को जितना हम सीरियसली ले लें उतना अच्छा है। एंड अल्टीमेटली वी विल हैव टू रिटेन आवर ह्यूमन एलिमेंट, क्योंकि अगर आज एआई में एम्पैथी नाम की चीज़ नहीं है, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आज एथिकल एस्पेक्ट्स आप डाल रहे हैं, लेकिन जो हम एथिकल स्टैंडर्ड से अवगत हैं वो एआई अभी अवगत नहीं हो रहा है। ओके सर, मेरे पास एक रैपिड फायर है आपके लिए। 3 सेफगार्ड मेजर्स जो आप रेकमेंड करेंगे लोगों को टू प्रिवेंट देमसेल्व्स फ्रॉम साइबर अटैक्स। Number 1, be extremely stingy about data sharing. Share data on a need-to-know basis. Number 2, be suspicious about every information that you see online. और किसी भी जानकारी पर तब तक आप विश्वास ना करें जब तक इसकी ऑथेंटिसिटी को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सके, उसको आप टेस्ट ना कर पाए। और तीसरा, अडॉप्ट साइबर सिक्योरिटी एज अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप साइबर सुरक्षा को जीवन जीने की शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करेंगे तो काफ़ी हद तक आप साइबर आक्रमण के शिकार होने से बच पाएंगे। ये 3 चीज़ें होंगी, बेसिक लगती हैं लेकिन बुनियादी तौर पर आपको प्रोटेक्ट करेंगी। हो क्या रहा है, आप आज डिजिटल कुरुक्षेत्र के केंद्र बिंदु पर आकर खड़े हो गए हैं। आपको अटैक चारों दिशाओं से किया जा सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप साइबर सुरक्षा का कवच पहन लीजिए ताकि आप इंश्योर कर सकें, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने डेटा को सुरक्षित करें। कैसे साइबर सिक्योरिटी कवच हम ले सकते हैं? 2 प्रैक्टिकल टिप्स। 2 प्रैक्टिकल टिप्स फॉर साइबर सुरक्षा कवच। पहली बात कि एक अपने जीवन में रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स अपनाएं। अगर आप टेक्निकली ओरिएंटेड हैं तो ISO 27001 का मापदंड है, उसकी जो प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकें, अच्छी बात। दूसरी बात, आप इंश्योर करें कि आपका जो डेटा शेयरिंग है वो बेयर मिनिमल होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली डेटा जितना मैं शेयर करूंगा उस डेटा का रास्ते उसके माध्यम से ही मेरी साइबर सुरक्षा पर अटैक किया जाएगा। सो अगली बार जब मैं सिम कार्ड लेना जा रहा हूँ, फ़ोटोकॉपी आधार की वहाँ छोड़ के नहीं आ रहा हूँ। मैं जब फ़ोटोकॉपी करने जा रहा हूँ वहाँ पर मैं अपने आधार की फ़ोटोकॉपी छोड़ के नहीं आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वो आधार की जो फ़ोटोकॉपी कर रहा है, जो एडिशनल कॉपी कर रहा है, वो किन किन साइबर क्रिमिनल्स को बेचेगा और वो साइबर क्रिमिनल्स मेरे आधार का कहाँ कहाँ मिसयूज़ करेंगे। तो बेसिक बुनियादी स्मॉल स्टेप्स से आपको बेनिफिट मिलेगा। दैट्स 1। नंबर 2, मोर इम्पॉर्टेंटली यू विल हैव टू अडॉप्ट साइबर हाइजीन एंड साइबर रेजिलियंस एज अ वे ऑफ लाइफ। हाइजीन मतलब हम रोज़ नहाते हैं, अपने आप को अच्छे कपड़े पहनते हैं। साइबर की दुनिया में भी हमने अपनी साइबर सुरक्षा के जो प्रैक्टिसेस हैं उस पर रोज़ नज़र डालनी है, बैकअप्स लेने हैं, डेटा का संरक्षण करना है। डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, मान के चलिए कि आप पर आक्रमण तो होगा ही, तो इम्पॉर्टेंट ये चीज़ नहीं है कि आप पर साइबर अटैक हुआ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कितनी जल्दी साइबर अटैक के बाद नॉर्मलसी पर आ सकते हैं।
इसे बोलते हैं साइबर रेजिलियंस। तो हम भारतवासियों को साइबर रेजिलियंस का एक माइंडसेट अडॉप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अटैक तो हर पर होंगे, साइबर क्रिमिनल के शिकार तो हर व्यक्ति होगा। सवाल यह है कि बॉस ठीक है, इस एपिसोड हो गया, इससे सीख ली कि मैंने कहाँ गलती करी, आगे बढ़े और वापस नॉर्मलसी पर आ और गए। पैसे नहीं देने चाहिए, पैसे तो हर हालत में किसी को नहीं देने कोई चाहिए। भी साइबर अटैक हो, कोई भी अटैक हो, कोई प्रकार का डिमांड हो, चाहे वो आर्म टेस्टिंग डिमांड हो, चाहे वो ब्लैकमेलिंग डिमांड हो, चाहे वो रैंसमवेयर अटैक हो, चाहे वो Digital एक्सटॉर्शन arrest हो, डिजिटल अरेस्ट हो, कुछ नहीं देना। प्रॉब्लम क्या है कि कोविड के बाद लोग डर जाते हैं। हमारे एक क्लाइंट हैं जिनको डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया गया, और क्या किया गया, उनको बोला गया जी आप वीडियो कॉल ऑन करो, और वीडियो कॉल ऑन किया तो कोई ईडी के कोई ऑफिसर्स थे। उन्होंने कहा कि आपके बरखिलाफ ये ईडी केस चल रहा है और ये स्टेज पर है, अब हम आपके बरखिलाफ 6 और ईडी केसेस करने वाले हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि ना केसेस हों तो हमें कन्वीनियंस पैसे दीजिए। करोड़ों मांगे, करोड़ों मिले, करोड़ों गए। बाद में व्यक्ति को पता लगा कि मैं तो डिजिटल अरेस्ट का शिकार हो गया हूँ। सो थंब रूल है, किसी को पैसे नहीं देने। आप पैसे देने से अपने आप को एक्सपोज ज़्यादा कर रहे हैं, गारंटी कर रहे हैं कि आप सेकंड टाइम भी साइबर क्राइम के शिकार होंगे। सो पैसे तो देने ही नहीं है कम वॉट में। आपने जो उखाड़ना है मेरा उखाड़ लीजिए, कल सुबह फिर एक नया दिन होगा, मैं कल सुबह फिर दुआ से स्टार्ट करूँगा। ओके सर, कई सारी ऐप्स होती हैं, उनमें एक पॉपअप आता है इनेबल जीपीएस लोकेशन, क्या वो सेफ है इनेबल करना? बिल्कुल सेफ नहीं है जीपीएस लोकेशन इनेबल करना। क्यों? क्योंकि आपको पूछना है कि ऐप का ताल्लुक मेरी लोकेशन के साथ है या नहीं। अगर ऐप टॉर्च का ऐप है, वो कह रहा है कि साहब अपना जीपीएस लोकेशन इनेबल करो, तो आपका दिमाग चलना चाहिए भाई टॉर्च का ताल्लुक जीपीएस लोकेशन के साथ क्या है, मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो हर परमिशन को देखने से पहले समझ लीजिए कि क्या इसका इंट्रिंसिक कनेक्शन उस ऐप के कोर फंक्शंस के साथ है या नहीं। अगर है तब आप दीजिए, वरना नहीं। अंधाधुंध होकर बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि आपकी लोकेशन आपका सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, वो लोकेशन के संरक्षण करने की जिम्मेवारी भी आपकी है। तो अंधाधुंध होकर अपनी लोकेशन बांटिए ना, अपनी जीपीएस लोकेशन ऑन परमिशंस ना देना शुरू करिए। क्यों? क्योंकि किसी को अधिकार नहीं है ये जानने के लिए कि आप किस जगह पर, किस तारीख पर, किस समय पर कहाँ खड़े हैं। जो क्रिटिकल फंक्शंस हैं जिसके लिए आपको देना है वो दे दीजिए, अंधाधुंध होकर मत दीजिए। ओके कई बार हम कोई वेबसाइट ब्राउज कर रहे हैं और वहाँ पर एक पॉपअप आता है कि एक्सेप्ट कुकीज़ और सिलेक्टिव कुकीज़, क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए, या फिर इट्स ओके जो भी करें? कोशिश करें एक्सेप्ट ना करें। एक्सेप्ट कुकीज़ तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि कुकीज़ एक्सेप्ट करने के साथ ही आपके सिस्टम में छोटे प्रोग्राम्स आ जाते हैं जो कॉन्स्टेंटली आपकी एक्टिविटी को मॉनिटर करते हैं। उनका बेनिफिट ये होता है कि अगली बार वो ऐप या वेबसाइट खोलेंगे जल्दी खुलेगी, लेकिन अल्टीमेटली आपके हर डेटा को एकत्रित कर रहे हैं, और बहुत सारी कुकीज़ ये डेटा बाहर भी भेजती हैं। तो कुकीज़ ना एक्सेप्ट करने में आपको बेनिफिट है। ठीक है, अगर ऐप 1 सेकंड में नहीं खुला 2 सेकंड में खुल जाएगा, वेबसाइट 2 सेकंड में नहीं खुली 3 सेकंड में खुल जाएगी। लेकिन अगर आपने कुकीज़ एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी तो वो कुकीज़ आके आपके मोबाइल फ़ोन पर, आपके आईपैड पर आके बैठ जाएंगी और फिर कॉन्स्टेंटली डेटा एकत्रित करेंगी और वापस भेजेंगी, जो मुझे लगता है नेसेसरी नहीं है। ओके मुझे अगर तो कोई ट्रेडिंग ऐप यूज़ करना है, आजकल तो फेक ट्रेडिंग ऐप भी प्रोफेशनल ट्रेडिंग ऐप्स की तरह दिखते हैं, डैशबोर्ड्स होते हैं, आपके चार्ट्स होते हैं, XXX इनकम दिखाते हैं, मुझे कैसे पता कि ये ऑथेंटिक ट्रेडिंग ऐप है या फेक ट्रेडिंग ऐप है? ऑथेंटिक ऐप के लिए आपको केवल ऑफिशियल ऐप स्टोर पर या प्ले स्टोर पर ही जाके पता करना पड़ेगा। और जब आप आइकॉन देखने से ही नहीं बात करनी, उसको खोलिए, उसके अबाउट के अंदर जाइए, उसके क्रिएटर के अंदर जाइए, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़िए, क्या ये वही कंपनी है जो ऐप आप डाउनलोड करना चाहते हैं जिसने बनाया है, तब तो करिए। बहुत सारे ऐप्स मिसलीडिंग होते हैं, सिमिलर लुकिंग होते हैं, उनकी ऐप नोटिफिकेशन, उनकी ऐप का डिज़ाइन सिमिलर होता है। तो अंधाधुंध होकर हाँ यार ब्रॉडली ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा नहीं, जाइए अंदर देखिए क्या ये ऐप उसी क्रिएटर का है, उसी कंपनी का जिसे आप चाहते हैं, तब तो डाउनलोड करिए। अंधाधुंध मत करिए। और थंब रूल, ऑफिशियल ऐप स्टोर या ऑफिशियल प्ले स्टोर के बाहर कभी किसी ऐप को डाउनलोड ना करिए, क्योंकि अगर आपने किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से ऐप को डाउनलोड कर लिया तो हो सकता है उस ऐप में स्पाईवेयर हो, मैलवेयर हो, मिलिशियस प्रोग्राम्स हो, जो आके आपके पूरा डेटा को उड़ा दे, आपके डेटा को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर दें। आपने कहा पेमेंट, मेरा एक्चुअली ये सवाल था कि कोई भी पेमेंट लिंक पे क्लिक करने से पहले इंस्टेंट चेक्स क्या होने चाहिए? आपके हिसाब से पेमेंट लिंक पे पैसे भेजने ही नहीं चाहिए? देखिए, अगर कोई आदमी आपको पेमेंट लिंक भेजना है तो मेरी पहली एडवाइस होगी उस लिंक को फॉलो ही ना करें। आपको पेमेंट करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको जो लिंक मिलता है उसको डाउनलोड करें या ऑफिशियल चैनल्स करें। कोई थर्ड पार्टी आपको भेज रही है, कोई सेल्समैन आपको भेज रहा है, मे बी इट्स अ रेजर पे लिंक या फिर एक इंस्टा मोजो लिंक, कोई वेरीफाइड पोर्टल्स की लिंक है तो
भाई वेरीफाइड पोर्टल्स का भी लिंक है तो बेटर है कि आप ऑफिशियल पोर्टल्स पे जाके लिंक्स को लें तो अच्छी बात है, बिकॉज देखने में वेरीफाइड लग सकता है। होता क्या है कि लिंक्स देखने में कुछ और होते हैं, पीछे कुछ और होते हैं। हाथी के दांत दिखाने के और खाने का। तो अगर आपने हाथी के दांतों को डिस्टिंग्विश नहीं किया, फंस सकते हैं। तो 1 ही मिनट तो लगेगा, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, देखिए, वहाँ पे जो लिंक है उसका इस्तेमाल करिए। थंब रूल है कि कोई आदमी लिंक आपको भेज रहा है, प्रिज्यूम करके चलिए कि ये कहीं ना कहीं झोल का लिंक है, कहीं ना कहीं मुझे साइबर क्राइम का शिकार बनाने का लिंक है। इसलिए खुद मेहनत करिए, खुद जाके कुआं खोद के पानी निकालिए, खुद वेबसाइट पर जाइए, उससे लिंक से वहाँ से डाउनलोड करके पेमेंट करिए, तब आप सुरक्षित होंगे। अगर तो मुझे कॉल आती है और मुझे कोई बोलता है कि अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा आपका, तो मेरा सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए। कोई भी कॉल आ जाए कि आपका अकाउंट कोई भी बंद हो रहा है, डिस्कनेक्ट करिए। कोई भी कॉल करके कोई कंपनी आपको नहीं बताती आपका अकाउंट डिस्कनेक्ट हो रहा है। आपको मेल आएगी, आपको नोटिस आएगा, कुछ आएगा, और अगर हो भी रहा है तो होने दीजिए ना, क्या दिक्कत की बात है? आप जाके दोबारा उसको रीइंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन हो सकता है ये कॉल साइबर क्रिमिनल्स द्वारा हो, बिकॉज वो आपको पहले डराएंगे, आपका अकाउंट डिस्कनेक्ट हो रहा है, फिर आपको डराने के बाद आपको लिंक भेजेंगे कि साहब यहाँ पेमेंट करिए, और अगर आपने उस लिंक को क्लिक कर दिया तो आप फिशिंग लिंक के शिकार हो जाएंगे। यू लैंड अप लूजिंग योर मनी। सो थंब रूल है, कॉल आए डिस्कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आएगा, जब डिस्कनेक्ट होगा तब देख लेंगे, क्योंकि अधिकांश तौर पर ये कॉल्स जो हैं फ्रॉडलेंट कॉल्स होते हैं, फिशिंग कॉल्स होते हैं, और आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसे कई फ्रॉड्यूलेंट कॉल्स आते हैं जहाँ मुझे पता है कि ये एक फ्रॉड्यूलेंट कॉलर है, पर मैं उससे एंगेज करती हूँ, गुस्से में कुछ ना कुछ बोलती हूँ, तो क्या वो कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू करना चाहिए या उसको वहीं रफा दफा करना चाहिए? सवाल ये है कि मेरे पास क्या इतना समय है क्या, और क्या इतनी मेंटल कैपेसिटीज हैं कि मैं कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करूं? गुस्से में कि तुमने क्या समझा अपने आप को, व्हाट डू यू थिंक ऑफ, ऐसे करके। भाई अगर आप किसी का बैंड बजाना जी, चाहते हैं बिल्कुल। तो आप शायद कॉन्वर्सेशन कंटिन्यू कर लें, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अच्छा। जब आपको प्राइमा फेस से पता ही लग रहा है कि फ्रॉडलेंट आदमी है या फ्रॉडलेंट कॉल है, तो हम उससे कॉन्वर्सेशन करें भी क्यों? और मेरा गुस्सा कहाँ लेके जाएगा? उस गुस्से का कोई असर उन पर नहीं पड़ने वाला। वो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं, उनका काम ही है साइबर क्राइम करना। वो आपके गुस्से से कोई ज़्यादा प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि 4 गालियाँ आपको फिर सुना जाएंगे। सो अपना मूड मत खराब करें, अपनी सैनिटी को बरकरार रखें और कोशिश करें द मोमेंट आपको पता लगे ये फ्रॉड कॉल है, डिस्कनेक्ट। आजकल लोग डिजिटल सिग्नेचर्स या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स यूज़ कर रहे हैं एज अपोज टू फिजिकल सिग्नेचर्स, क्या ये सेफ है? इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल सिग्नेचर्स पूरी तरीके से सेफ हैं। भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में लीगल हैं और उनको लीगल सैंक्शन और वैलिडिटी प्रदान की गई है, प्रोवाइडेड वो डिजिटल सिग्नेचर्स वो हों या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स वो हों जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ द्वारा किसी भी लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने आपको इशू किया है। कोई अंतर्राष्ट्रीय आपने डिजिटल सिग्नेचर्स ले लिए, उसकी रेलेवेंस भारतवर्ष में नहीं है। भारतीय कानून कहता है कि अगर आपका डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इंडिया में वैलिड होना है तो वो केवल एक ड्यूली लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी आपको दे सकता है, जिसको लाइसेंस प्रदान किया गया है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ द्वारा भारत के आईटी एक्ट में। एक्चुअली जो कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है वो रेगुलेटर है ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर इकोसिस्टम इन द कंट्री। तो पता लगा, उदाहरण के तौर पे आपने वेरीसाइन का या किसी और कंपनी का आपने डिजिटल सिग्नेचर डाउनलोड कर लिया, ले लिया, इस्तेमाल करने लग गया। अगर आपने इंडिया में इस्तेमाल करना है और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन अगर लीगल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है तो आपने पूछना है क्या जो डिजिटल सिग्नेचर मैंने लिया है, क्या उस कंपनी ने मुझे दिया है जिनके पास लाइसेंस है इंडिया के लिए। अगर इंडिया के लिए लाइसेंस है CCA द्वारा या कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग द्वारा इशू किया हुआ, तब तो मेरा डिजिटल सिग्नेचर लीगल है, वैलिड है, वरना वैलिड बिल्कुल नहीं है। सो मेक अ डिस्टिंक्शन। सी डिजिटल सिग्नेचर्स और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स के 2 फंक्शन होते हैं, एक होते हैं सिक्योरिटी और एक होता है लीगल। अगर आप सिक्योरिटी फंक्शंस के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो कोई भी डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लीगल वैलिडिटी फंक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहें तो इंडियन लाइसेंस्ड सर्टिफाइंग अथॉरिटी द्वारा ही इशू किया हुआ डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इस्तेमाल करिए और कुछ ना करिए, बिकॉज वही वैलिड है भारतीय कानून में, भारतीय अदालतों में। कुछ लोग सर अपना सिग्नेचर करेंगे, उसका स्नैपशॉट लेंगे और फिर उसको वो इम्पोज कर लेंगे ऑन द एक्चुअल डॉक्यूमेंट डिजिटल, क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि आपका सिग्नेचर कोई और व्यक्ति भी बना सकता है, वो उसको स्कैन करके आपका सिग्नेचर बना सकता है। तो सिग्नेचर का स्कैन करके डॉक्यूमेंट पे डालना बिल्कुल अनसेफ है। अगर आपने साइन करना है तो डिजिटल सिग्नेचर द्वारा साइन करिए। डिजिटल सिग्नेचर्स आपके डॉक्यूमेंट को अनइंटेलिजेंट बना देते हैं, विच इज़ बाई अप्लाइंग देयर असिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम एंड हैश फंक्शन।
और उसके तत्पश्चात जब आप दूसरा व्यक्ति जो रेसिपेंट है वो जब खोलता है अपनी पब्लिक की से, तब वो डॉक्यूमेंट खुलता है, वरना नहीं खुलता। ओके। सो बैंक के लॉकर जैसा है, बैंक के लॉकर में जाता हूँ, एक चाबी मेरे पास है, एक बैंक के पास है, दोनों चाबी लगेंगी तभी तो खुलेगा, लेकिन बंद करते वक्त केवल मैं अपनी चाबी से बंद कर सकता हूँ। तो जब कोई व्यक्ति डिजिटल सिग्नेचर करता है तो अपनी चाबी से लॉकर बंद कर देता है, लेकिन उसको खोलने के लिए पब्लिक की ज़रूरी होती है, बैंक की। करेक्ट। तो वो कोई भी व्यक्ति पब्लिक डोमेन से खोल सकता है। ओके। अगर छेड़खानी होगी तो ये डॉक्यूमेंट नहीं खुलेगा, ये लॉ की प्रिजम्पशन मानी जाती है। सर सबसे ज़्यादा साइबर फ्रॉड्स यूपीआई ट्रांजैक्शंस, कैशलेस ट्रांजैक्शंस में हो रही है। कुछ टाइम पहले पीएम मोदी ने कहा था कि आपके अंगूठे पे आपका बैंक होगा, यू नो योर बैंक विल बी एट इन योर थम्स। वो काफ़ी हद तक विजन सक्सेसफुल हुआ है, लेकिन इस एंड वी सी दैट आपका एक सबसे हम्बलेस्ट टी स्टॉल हॉकर के पास यूपीआई होगा, बट ये यूपीआई प्रोलिफरेशन हैज़ ऑल्सो लेड टू अ लॉट ऑफ डिजिटल वल्नरेबिलिटी एंड बिकॉज ऑफ इट सबसे ज़्यादा जो फ्रॉड्स हैं वो इस स्पेस में हो रहे हैं। यहाँ पर सर हमें किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, एंड ऐसे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर आप कहेंगे कि यू शुड मे बी नॉट यूज़ योर स्कैनर और यूपीआई? Look, UPI is a fantastic scheme and has actually become a trailblazer for the government of India. यहाँ तक कि अब UPI को की सक्सेसफुल एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए अलग कंट्रीज़ भी अब UPI मॉडल को कहीं ना कहीं अडॉप्ट करने लग गए हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहाँ शहद होता है मक्खी भी वहीं आती है। साइबर क्रिमिनल्स का ध्यान भी UPI इकोसिस्टम पर पड़ चुका है, तो वो नए नए प्रकार के साइबर क्राइम्स ईजाद कर रहे हैं ताकि आपको विवश कर सके कि आप UPI इस्तेमाल करें और उसके बाद वो कहीं ना कहीं आपकी जेब से पैसा निकाल पाएँ। सो थंब रूल है, अगर कुछ चीज़ ऐसे देख रहे हैं, आपको दिख रही है जो कहीं ना कहीं शक पैदा करती है, कहीं ना कहीं एक अलार्म सिग्नल लेके आती है, तो आप अपनी गट पर जाइए और उस जगह पर अपना क्रेडेंशियल्स अपने UPI का इस्तेमाल ना करें। दूसरा, कई बार आपको कहा जाता है कि साहब ऐसा ही डिटेल शेयर कर दीजिए क्योंकि यहाँ हो नहीं रहा, चलो दूसरे डिवाइस में करते हैं। जो कुछ आपने करना है खुद करना है, किसी के साथ अपनी डिटेल्स शेयर नहीं करना है। तीसरी बात, बहुत बार बोलते हैं कि साहब यहाँ स्कैन कर लीजिए, या एक लिंक भेज रहे हैं, साहब लिंक पे कर दीजिए, वहाँ पे UPI कर लीजिए। बहुत बार तो ये होता है कि आपको कहा जाता है कि साहब आप आज रात आपकी बत्ती 9 बजे कट जाने वाली है इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने अपनी बिल नहीं किया, बिल पे करना है तो लिंक भेज दें, यहाँ क्लिक कर लीजिए और UPI से पे करिए। द मोमेंट आपने लिंक पर क्लिक किया, पता लगा आप फिशिंग का शिकार हो गए, आपके खाते खाली हो गए। सो अगेन थंब रूल इज, कुछ भी हो जाए लोगों पर विश्वास नहीं करना है, वो चीज़ करनी है जो आपका दिमाग और दिल दोनों बोलता है। दिल बोलता है उस पर नहीं जाना, दिमाग बोलता है उस पर जाना है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल साइबर क्रिमिनल्स नए सोफिस्टिकेटेड मेथडोलॉजीज अडॉप्ट कर रहे हैं ताकि आपको डिफ्रॉड कर सकें। आप सोचो कि सिस्टम सही है, सिस्टम तो सही है, लेकिन इस सिस्टम में सबसे कमज़ोर कड़ी तो इंसान है। अगर वो आपको मैनिपुलेट कर पाएंगे, आपको हैक कर पाएंगे, तो सिस्टम को हैक करना तो बहुत आसान की बात हो जाएगी। सो पीपल हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग दैट द सिस्टम will have to be supplemented by their constant new evolving cyber skills and cyber hygiene methodologies. आप ये सोचो कि साहब सिस्टम सही है, मैं कुछ भी कर लूँ सिस्टम सही रहेगा, गलत बात है। अल्टीमेटली सिस्टम को तोड़ने की प्रयास कॉन्स्टेंटली साइबर क्रिमिनल्स कर रहे हैं, तभी तो इतने ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोग अपने इतने पैसे गंवा रहे हैं, बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं, लोग UPI का इस्तेमाल करते हुए ट्रांजैक्शन कुछ और करते हैं, होता कुछ और है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं वो जो ह्यूमन वल्नरेबिलिटी है उसको टारगेट करते हैं। एंड वंस दैट हैपन्स यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू हैव टू बी मोर केयरफुल। दैट्स द इन अ नटशेल व्हाट इट इज। अल्टीमेटली कुछ भी हो जाए, द मोर केयर यू अडॉप्ट, द बेटर इट विल बी in terms of protecting your data, protecting your monies, protecting your reputation, and most significantly, protecting your mental peace. कोई हमें लिंक भेज रहा है, हमने शॉपिंग करी ऑनलाइन, उन्होंने कहा यहाँ से हो नहीं रहा, आप ये लिंक पे क्लिक करिए। हाउ डू वी टेल अपार्ट कि ये रियल है और या फिर ये फेक है? थंब रूल है, हमने किसी के लिंक पर क्लिक करना ही नहीं। क्यों? क्योंकि लिंक उसने आपको भेजा है, आपको नहीं पता कि लिंक रियल है, जेन्युइन है या एक फिशिंग लिंक है। पता लगा, देखने में सही लगता है, द मोमेंट मैंने क्लिक किया मुझे अपनी जो रियल वेबसाइट पर न जाके किसी और वेबसाइट पर ले गया, मुझे दूसरी फ्रॉडलेंट वेबसाइट पर जाके मेरे से ट्रांजैक्शन करा लिया, और अल्टीमेटली जो रियल आपका मर्चेंट है कहेगा साहब मुझे मेरे पास तो पैसे आए नहीं, और आपके पैसे कोई और फ्रॉडस्टर लेके चला गया। सो थंब रूल ये है कि लिंक कोई भी आपको भेज दे, आपने क्लिक नहीं करना। दूसरी बात,
खुद खोज करनी है, जाना है ऑफिशियल वेबसाइट्स पर, सर्च इंजन्स पर भी आपने रिलाई नहीं करना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी रिलाई नहीं करना, वेबसाइट की यूआरएल को ध्यान से पढ़ना है, ये रियल वेबसाइट ही है जिस पे मैं जा रहा हूँ, कोई इसमें स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई कॉमा फुल स्टॉप कोई डैश वगैरह तो नहीं है। अगर आप संतुष्ट हो जाएंगे, उन्हीं ऑफिशियल वेबसाइट्स पर जाके आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो यू कैन बी सेफ। बट अगर आपने अंधाधुंध होके हर प्रकार को कि लिंक को क्लिक कर दिया, सो यू विल डेफिनेटली बिकम अ साइबर क्राइम विक्टिम, देयर इज नो डिनाइंग दैट पर्टिकुलर फैक्ट। तो अगेन सूझबूझ सावधानी बहुत क्रिटिकल हो जाती है। जैसे अभी आपने रियलिटी की बात करी सर, दैट पहले एक फ्रेज होता था, आई विल ओनली बिलीव व्हाट आई सी। हम आज के एरा में हम एक मैन्युफैक्चर्ड रियलिटी में हैं, हमें पता ही नहीं है कि रियल है या फेक है। मैं डीप फेक्स की बात करना चाहती हूँ। हम आई थिंक एक स्टडी बोल रहा था कि 90% ऑफ इंडियंस हैव सीन वन AI generated celebrity endorsement in the last 1 year। जी, तो फ्रॉम राहुल गांधी टू रतन टाटा सबके हो चुके हैं डीप फेक्स। ये डीप फेक्स के थोड़ा बताइए, और ये कैसे एक क्रिमिनल जोन में आ सकता है? डीप फेक एक नए प्रकार की टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा पावर्ड की जाती है। इसके अंतर्गत आप झूठे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स बनाते हैं, नोइंग फुली वेल कि ये झूठे हैं। तो हाल ही में एक नया डीप फेक आया है जहाँ पर एलन मस्क लोगों को कह रहे हैं कि साहब हमने एक नए प्रकार की क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट शुरू करी है और आप बहुत सेलेक्टेड लोग हैं, तो इसलिए अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो ये कोड है, स्कैन करिए QR कोड और फिर अपना पैसा जमा कराइए। एलन मस्क देखने में 100% सही लग रहे हैं, ऑथेंटिक लग रहे हैं, उनकी आवाज़, उनके बोलने का तरीका, सब कुछ, और उसको देख के लोग कहते हैं कि अच्छा ये बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे। बहुत सारे लोग इस स्कैम में आ रहे हैं। तो डीप फेक इफेक्टिवली एक नए प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है जो देखने में बहुत जेन्युइन लगता है। और आज तो टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि नेकेड आई को देखकर आप पहचान नहीं सकते कि ये रियल है या डीप फेक, जब तक आप बहुत बारीकी से ना देखें। अक्सर लिप मूवमेंट आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे देता है कि साहब ये डीप फेक है या नहीं है। लेकिन आज लोगों के पास फुर्सत कहाँ है, समय कहाँ है कि वो देखें कि साहब ये डीप फेक है या नहीं है। आज तो वो है कि जो देखा उस पर विश्वास किया, आगे बढ़ लिया। और अक्सर डीप फेक में एक बहुत फील गुड फैक्टर अच्छा होता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, आहा। तो ये आहा फैक्टर में हम बह ना जाएं। हमें कहीं ना कहीं इस दिमाग को कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट रखना है कि बॉस ये कोई झोल तो नहीं है, ये कोई नया तरीका तो नहीं मुझे फंसाने का। और द मोमेंट आपको कोई डीप फेक कोई एक्टिविटी करने के लिए बोल रहा है तो वो पहला रेड फ्लैग सिग्नल है कि साहब गड़बड़ है। भाई कोई व्यक्ति आपको क्यों एक्टिविटी बंद करिए बोलेगा, इस बात का तो ध्यान देते नहीं है। और दूसरी बात, आजकल बहुत सी AI डीप फेक सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स आ गई हैं। आप देखते हैं मेरा फेवरेट एक्टर है, एक्ट्रेस है, वो बोल रहा है तो ठीक ही बोल रहा होगा, लेकिन आप उसकी ऑथेंटिसिटी को टेस्ट नहीं करते, आप बह जाते हैं और फिर कहीं ना कहीं आप शिकार बन जाते हैं साइबर क्राइम के। पहले तो डीप फेक कुछ साल पहले तो बहुत जकी हुआ करते थे, यानी कि आपने अमेरिकन प्रेसिडेंट का डीप फेक बनाया, वो इतना जकी था, आंखों को लगने लगा यार क्या किया है। लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा विकसित हो गई है कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि डीप फेक है। लॉट ऑफ कंट्रीज हैव ऑलरेडी स्टार्टेड कमिंग अप विद न्यू लॉज ऑन डीप फेक्स, एंड आई थिंक इट्स टाइम दैट वी शुड ऑल्सो कम अप विद दैट। क्योंकि डीप फेक ना केवल व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहे हैं, डीप फेक आज सिस्टम को, इलेक्शन की प्रक्रिया को भी टारगेट कर रहे हैं। जो पिछला इलेक्शन पाकिस्तान में हुआ था उसका सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट था डीप फेक। अच्छा। जो भारत का लास्ट इलेक्शन हुआ उसमें डीप फेक का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हुआ। और अब तो ये हालत है कि डीप फेक अक्सर बनाए जाते हैं ताकि वो रिलीज़ किए जाएं वोटिंग से पिछले 24 से 48 घंटों में, ताकि जो वोटर की लास्ट मिनट डिसीजन है उसको इम्पैक्ट किया जा सके। वोटर ये नहीं देखेगा कि साहब ये डीप फेक है क्या है, वो मान लेगा कि ये सही है और उसकी धारणा के आधार पर वो वोटिंग करेगा। तो अल्टीमेटली डीप फेक के माध्यम से जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इलेक्शन की प्रक्रिया और उसकी परिणाम को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई डीप फेक इज़ अ मच बिगर प्रॉब्लम देन जस्ट अ पर्सनल मिसयूज प्रॉब्लम। मुझे लगता है बहुत सारी कंट्रीज डीप फेक लॉज ला चुकी हैं, इंडिया को भी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि इंडिया में एक है इंडियन जुगाड़ स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। हम जुगाड़ बहुत अच्छा करते हैं, तो हम AI के द्वारा, डीप फेक के द्वारा जुगाड़ बड़ा अच्छा कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस जुगाड़ के दुरुपयोग को रोकने की आवश्यकता होगी, और वो तभी हो पाएगा जब आप लॉ लेकर आएँ। सर अभी तक जो साइबर लॉ मशीनरी है इंडिया में इतनी वीक क्यों है? जैसे यूरोप आई थिंक इज़ वन ऑफ द पोस्टर कंट्रीज राइट व्हेन इट कम्स टू साइबर लॉ सिक्योरिटी। क्या कारण है कि अभी तक इनर्शिया है इस फील्ड में? देखिए, साइबर लॉ
एक महत्वपूर्ण प्रायोरिटी नहीं है, और यही कारणवश है कि उसको बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती। हालांकि अब साइबर लॉ इतना महत्वपूर्ण हो गया है कि वो हमारी डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है। इंडिया के एग्जाम्पल ले लूँ तो मैं मानता हूँ कि भारत के 3 सबसे महत्वपूर्ण कानूनों में से एक कानून है भारतीय साइबर लॉ, बीइंग द IT एक्ट। व्हाई? द अदर 2 इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड द पेनल लॉज। क्यों? हर कोई गतिविधि जो हम करते हैं ऑनलाइन इकोसिस्टम में, जिसमें इस्तेमाल होता है कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर रिसोर्सेज, कम्युनिकेशन डिवाइसेस या डेटा और इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, तो वो भारतीय साइबर लॉ के अधीन आ जाता है। ये स्पेशल लॉ है और कहता है कि अगर मेरे प्रावधानों में और किसी और लॉ के प्रावधानों में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो मेरे प्रोविजंस सुप्रीम माने जाएंगे। सो इसलिए लोगों को साइबर लॉ के बारे में जानकारी होनी ज़रूरी है। Another major problem is that India doesn't have a dedicated law on cyber security. अदर कंट्रीज में देखें तो वो डेडिकेटेड लॉज लाके आ चुके हैं। चीन ऐसा राष्ट्र है जो आज से 11 साल पहले उसने शुरू करना प्रारंभ कर दिया था सीखना, सोचना, एंड इट केम अप विद 3 लॉज ऑन नेशनल साइबर सिक्योरिटी। हमने अभी तक कोई लॉ पारित नहीं किया है। मोर सिग्निफिकेंटली वी फाइंड दैट द IT एक्ट इज थॉरली इनएडिक्वेट टू डील विद एस्पेक्ट्स पर्टेनिंग टू साइबर सिक्योरिटी। तो साइबर सिक्योरिटी लीगल फ्रेमवर्क्स की आवश्यकता है, AI लॉज की लीगल फ्रेमवर्क की आवश्यकता है, और समझने की आवश्यकता है कि ये लॉज जो हैं गेम चेंजिंग लॉज हैं। क्यों? क्योंकि आजकल सब लोग इलेक्ट्रॉनिक माध्यम पर आ चुके हैं। इसके दुरुपयोग को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है और उसको इफेक्टिवली इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म और टीथ देना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स होप दिस इज़ अ वेकअप कॉल फॉर द कंसर्न गवर्नमेंट। हाल ही में एक नोटिस आया था जहाँ पर संचार साथी ऐप हर एक फ़ोन का हिस्सा होगी, तो आप अगर तो मार्केट में जाके एक नया फ़ोन ले रहे हैं तो वो ऐप ऑलरेडी इनबिल्ट होगा और वो आप उसको डिलीट नहीं कर सकते। ये शायद से हटा दिया गया था फिर, या फिर अभी भी है? देखिए, अभी रिसीव्ड अ लॉट ऑफ बैकलैश। It did receive a lot of backlash, but the reality is now a clarification has come from the government कि साहब अब ये अनिवार्य नहीं होगा। तो संचार साथी ऐप जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का ऐप है, एक बहुत महत्वपूर्ण ऐप है क्योंकि जो कस्टमर और कंज्यूमर प्रोटेक्शन की दिशा में लोगों के हाथों को सशक्त करता है। आपका नंबर मिसयूज़ ना हो, आप उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके नाम पर, आपके आधार पर कितने नंबर चल रहे हैं, कहाँ चल रहे हैं, वो डिटेल देता है। आपको क्षमता प्रदान करता है कि जो अनावश्यक प्रकार के आपकी डेटा का मिसयूज़ हो रहा है उसको बंद किया जा सकता है। सो बेसिकली इट्स एन ऐप दैट्स एम्ड टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स। हुआ क्या कि इस ऐप ने जो परमिशंस मांगनी शुरू करी वो अनाप शनाप परमिशंस आनी शुरू हो गई। यानी कि ऐप चाहता है कि वो एक्सेस मांगे आपसे, आपके मैसेजेस को लेकर, कॉन्टैक्ट्स को लेकर, वीडियोस को लेकर। तो वहाँ पर लोगों की चिंताएं व्यक्त होनी शुरू हुई कि साहब ये कहीं ना कहीं ये लोगों की सुपर मॉनिटरिंग का एक तरीका है, लोगों को सेंसर करने का तरीका है, कहीं ना कहीं सर्वेलेंस का एक नया स्वरूप है। हालांकि गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि साहब ये मैंडेटरी नहीं है, और लोग भूल जाते हैं कि अगर कोई ऐप फ़ोन पे आया भी है तो आप उसे अनइंस्टॉल तो कर सकते हैं, और एक बार आप अनइंस्टॉल करेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मत यूज़ करिए। वैसे भी उसके टर्म्स एंड कंडीशंस ऐप के 3 महत्वपूर्ण बातें बोलते हैं। पहली बात कि मैं आपका पर्सनल डेटा किसी और थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करूँगा। दूसरा, आपका पर्सनल डेटा लेने से पहले आपसे पूछूंगा, आपको एडवांस नोटिस दूंगा ताकि आपको जानकारी हो जाए कि मैं आपका डेटा ले रहा हूँ। और तीसरा, मैं रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स अपना रहा हूँ ताकि आपके डेटा का संरक्षण हो सके। तो ये बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो और ऐप्स तो बोलते नहीं। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं कि सरकार का ऐप है तो गड़बड़ वाला ऐप ही होगा। हम अपनी पूरी ज़िंदगी की जन्म कुंडली इन प्राइवेट प्लेयर्स को तो दे देते हैं, लेकिन सरकार के हर कदम को हम कहीं ना कहीं शक की दृष्टि से देखते हैं। मुझे लगता है उस मानसिकता को हमें त्यागना होगा। द गवर्नमेंट इज़ हियर कमिटेड टूवर्ड्स प्रोटेक्टिंग एंड प्रिजर्विंग द डिजिटल राइट्स एंड द साइबर सिक्योरिटी ऑफ पीपल। और जो संचार साथी ऐप आया है उस दिशा में है, बल्कि उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस में आप देखें तो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस वो फॉलो करता है। कानून कहता है कि जब आप ISO 27001 के अंतर्राष्ट्रीय मापदंड को फॉलो करते हैं तो वो माना जाता है कि रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस और प्रोसीजर्स हो जाते हैं। सो कंट्रोवर्सी हुई, फिर अब डाई डाउन हो गई है, और अल्टीमेटली लोग को समझना है कि उनके हाथ में एक ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र है द पावर टू डिस्कनेक्ट, द पावर टू अनइंस्टॉल। अगर आपको ऐप अच्छा नहीं लगता आप अनइंस्टॉल कर लीजिए, वो ऑप्शन था इसमें, वो इस तरह अब ऑप्शन है। अब मोर सिग्निफिकेंटली किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशंस, उसकी प्राइवेसी पॉलिसी ज़रूर पढ़ लें ताकि एटलीस्ट क्लैरिटी हो जाए।
आपको पता लग जाएगा ये ऐप किस तरीके से आपके डेटा का इस्तेमाल करने लग गया है। मैं साइबर वॉरफेयर के बारे में आपसे इनफैक्ट मैं हाल ही में बात कर रही थी और मुझे बोला गया कि मैं आपसे सवाल पूछूं क्योंकि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि साइबर एक नॉर्मल वॉरफेयर तो है ही है बट इट इज़ ऑफ नो गुड। द मिलिट्रीज ऑफ एनी कंट्री आर ऑफ नो गुड अगर तो आपका साइबर सिस्टम हैक्ड हो गया है, और ये बहुत हुआ है पास में। आई थिंक जब इजराइल ने ईरान के खिलाफ साइबर अटैक किया था, इट टुक द कंट्री बैक बाय सेवरल ईयर्स, और उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम भी कुछ 10-15 साल पहले पीछे चले गया था। फिर एक लेबनान में पेजर ब्लास्ट हुआ था। आई थिंक इट वाज रशिया ने यूक्रेन के पूरे सैटेलाइट सिस्टम को हाईजैक कर दिया था और उस कंट्री को पूरा ब्लाइंड कर दिया था। तो थोड़ा इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में व्यूअर्स को बताइए, एग्जैक्टली ये है क्या, और ऑफेंसिव साइबर अटैक्स के प्रोसिक्यूशन के कैसे किए जा रहे हैं एज वी स्पीक इन इंडिया? आजकल एक युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन युद्ध। इस युद्ध ने एक चीज साबित करके दुनिया को प्रूव कर दी कि आज की तारीख में एक ड्रोन जो है एक टैंक से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ड्रोन के माध्यम से आप टैंक को बॉम्ब कर सकते हैं। ये वही ड्रोन है जो लोगों को टारगेट करता है, लोगों को शूट करता है। तो आज टेक्नोलॉजी बहुत विकसित हो चुकी है और साइबर वॉरफेयर आज के मॉडर्न वॉरफेयर का अभिन्न हिस्सा हो चुका है। अगर आप साइबर वॉरफेयर में सक्षम नहीं हैं तो आप अपने राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को सकारात्मक रूप से प्रोटेक्ट करने में सक्षम नहीं है। सो साइबर वॉरफेयर इज नाउ एन एसेंशियल एलिमेंट इन ऑलमोस्ट एवरी डे मॉडर्न वॉरफेयर फॉर एवरी सॉवरेन नेशन। अब साइबर वॉरफेयर क्या होता है? साइबर वॉरफेयर होता है आप इंटरनेट के माध्यम से एनिमी राष्ट्र या एनिमी कम्युनिटी के कंप्यूटर सिस्टम्स, नेटवर्क्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस या डेटा को टारगेट करें, हैक करें, डिस्ट्रॉय करें, उनके क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय करें, उनको रद्द कर दें, उनको इस तरीके से सस्पेंडेड एनिमेशन में डाल दें ताकि पूरी कम्युनिटी इंपैक्ट हो सके। तो साइबर वॉरफेयर के नए नए स्वरूप सामने नज़र आ रहे हैं। आज साइबर वॉरफेयर आपको अलाउ करता है कि आप घर बैठे हुए अपने राष्ट्र की बाउंड्रीज को बिना क्रॉस किए हुए पोटेंशियल टारगेट कर सकते हैं अपने एनिमी राष्ट्र को, अपनी कम्युनिटी को, और ये कॉन्स्टेंटली बढ़ता जा रहा है। अब तो वो बात कर रहे हैं ना कि साइबॉग आ रहे हैं। साइबॉग माने कि अगली लड़ाइयाँ अब सोल्जर्स खुद नहीं लड़ेंगे, ये रोबोज हैं जो जाके लड़ेंगे। ऑलरेडी एक राष्ट्र है जिसने दूसरे राष्ट्र की सीमा पर एक्चुअल सोल्जर्स ना तैनात करके रोबोज तैनात कर दिए हैं जो कॉन्स्टेंटली वॉच भी कर रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, चीज़ें ट्रांसमिट भी कर रहे हैं, और अगर उन पर अटैक किया जाए तो सक्षम है कि वो वापस अटैक का जवाब भी दे सकें। सो ये है मॉडर्न डे वॉरफेयर। इट इज़ फुल ऑफ ऑल काइंड ऑफ ग्रे जोन वॉरफेयर एज वी कॉल इट, और इसमें हर प्रकार की चीज़, साम दाम दंड भेद, हर चीज़ लीगल मानी जाती है। क्यों? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कोई अभी इस मॉडर्न ग्रे जोन वॉरफेयर को रेगुलेट करने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी नहीं है। जिनेवा कन्वेंशंस हैं लेकिन वो ट्रेडिशनल वॉरफेयर को रेगुलेट करने का प्रयास करती हैं। आज साइबर के माध्यम से आप किसी और एनिमी टारगेट को, एनिमी कंट्री के वाटर सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसकी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड को उड़ा सकते हैं, उसके बैंकिंग को उड़ा सकते हैं। कई साल पहले एस्टोनिया के ऊपर बहुत मेजर अटैक हुआ और वो अटैक इतना सीवियर था कि लगभग एक हफ्ते तक उसकी पूरी इकॉनमी ठप बैठ गई। लेकिन एस्टोनिया ने कहा ठीक है, मैं इसे अपनी सबक सीखती हूँ और मैं इस तरह काम करूँगी कि बहुत जल्दी दुनिया की टॉप मोस्ट पावर बन जाऊँगी साइबर सुरक्षा को लेकर। आज वो बन गई। सो आजकल साइबर वॉरफेयर हर जगह होगा। ये साइबर वॉरफेयर कम्युनिटीज़ के बरखिलाफ टारगेट किया जाएगा, नेशंस के बरखिलाफ टारगेट किया जाएगा, इंडिविजुअल्स के बरखिलाफ टारगेट किया जाएगा। ओके, एनी अदर पॉइंट सर जो आपको लगता है? क्वेश्चंस हो गए। मुझे अल्टीमेटली यही लगता है कि हम कहीं ना कहीं अब रोबोटिक बनते जा रहे हैं। हम लोग या तो इतने ज़्यादा आश्रित हो चुके हैं इस डिजिटल इकोसिस्टम पे कि हमको लगता है कि लाइफ ऐसे ही चलेगी, लेकिन लाइफ ऐसे नहीं चलने वाली। एआई बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है और बहुत जल्दी आपको, मुझे, हम सबको रिडंडेंट कर देने वाला है। इसलिए मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आपके श्रोताओं को, अपने स्किल सेट्स पे काम करना शुरू कर दीजिए। अपनी जो कॉग्निटिव फैकल्टीज़ हैं, सोचने की क्षमताएं हैं, उसको गिरवी मत रखिए आज। और एआई को तो बिल्कुल भी जानकारी देने की आवश्यकता नहीं है। सतर्क रहिए, सावधान रहिए, सूझबूझ के साथ चलिए, साइबर ड्यू डिलिजेंस करिए, साइबर रेजिलियंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेजिलियंस को अडॉप्ट करिए, क्योंकि आने वाला दौर बहुत ज़्यादा खतरा
वाला दौर होने वाला है, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण दौर होने वाला है। इसलिए इस दौर के लिए तैयार होना शुरू हो जाइए और आपके स्किल सेट्स ही एकमात्र आपके लिए वो टॉर्च होंगे जो आपको तैयार करेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको रेलेवेंट बनाएंगे आने वाले समय में। सो जैसे बहुत सारी आजकल कोर्सेज आते हैं एआई पे, कहते हैं यू शुड डू दिस कोर्स क्योंकि एआई बहुत सारी जॉब्स को खाने वाला है, आगे फ्यूचर में जॉब्स नहीं होने वाले हैं। तो आप डू यू सी एनी मेरिट इन दिस आर्गुमेंट? आई सी अ लॉट ऑफ मेरिट इन दिस आर्गुमेंट। बहुत सारे जॉब्स एआई ले जाने वाला है, लेकिन दूसरी अच्छी बात है कि बहुत सारे नए जॉब आने वाले हैं जो अभी लोग जिन्होंने इन्विसाज नहीं किया था। तो जो तो रूटीन मंडेन जॉब्स हैं, जो वाइट कॉलर जॉब्स हैं, वो तो लगभग लुप्त हो जाने वाले हैं। अच्छा। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, लीगल सेक्टर में आप देख लीजिए, पैरालीगल्स का जो काम था वो लगभग एआई ने ले लिया है। तो और धीरे धीरे ये और इफेक्टिव होते जाने वाला है। सो इवन डॉक्टरी वाले दुनिया में आप देख लीजिए, जो छोटे छोटे टेस्टिंग वाले काम है, डायग्नोस्टिक वाले काम है, वो एआई ले जाने वाला है। तो अल्टीमेटली जो ह्यूमन वैल्यूज़ लेकर आ पाएंगे टेबल पर, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होगी, जो डिस्टिंग्विश करेगा ह्यूमंस को एआई के साथ। तो जितनी जल्दी हम उन कॉग्निटिव स्किल्स को ज़्यादा डेवलप करें, विकसित करें, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आज समझ लीजिए, चैट जीपीटी आपसे और मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? इंसानों ने जो कुछ सृजन से आज तक बनाया है वो उसने पढ़ लिया है। तो जब आपने सब कुछ पढ़ लिया है तो मुझसे और आपसे इंटेलिजेंट तो होगा ही। लेकिन सवाल यह है कि हम अपनी इंटेलिजेंस को किस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि इस एआई इकोसिस्टम में हम एआई को एक स्लेव बना कर रखें, मास्टर ना बना कर रखें। ये हमारा एक यूनिफाइड फोकस होना चाहिए आने वाले समय में। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच डॉक्टर पवन दुग्गल। बहुत बढ़िया लगा, आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। मैं तो, मेरे लिए तो सब कुछ नया था। तो आई थिंक व्यूअर्स बहुत अमेजिंग टेकअवेज रहे हैं इस पॉडकास्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच एंड वी होप टू मे बी हैव यू बैक अनदर टाइम। थैंक यू शोभा जी, बहुत अच्छा लगा आपके आज पॉडकास्ट पर आए, आपके अलग अलग सवालों का जवाब दिया। बट मोर सिग्निफिकेंटली, जब आप मुझसे सवाल पूछ रहे थे तो मैं देख रहा था कि एक थिंकिंग माइंड है जो कॉन्स्टेंटली थिंक कर रहा है और मेरे हर चीज़ के ऊपर नए सवाल लेकर आ रहा है। सो थैंक यू फॉर गिविंग दोस एग्जॉस्टिव क्वेश्चंस। In case you'd like to be a part of our online and in-person yoga, diet, and spiritual programs, you can join our WhatsApp group below, where we post all our upcoming programs and give free tips on health, diet, and lifestyle.